हेलो डियर। तो इस वीडियो के अंदर से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन का मतलब है मेजरमेंट, मापना। और 2D का मतलब क्या है? 2D का मतलब है टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज पड़ी हो जो इस टाइप से हो, ये जैसे एक पेपर है, ये दो डायमेंशन में है, इसकी एक लंबाई है एक चौड़ाई है। और जरूरी नहीं है कि भाई ऐसे ही एक फिक्स्ड शेप में कोई भी पेपर हो, टू डायमेंशन में ये चीज भी हो सकती है भाई। मतलब कोई भी चीज जो एक प्लेन पर हो, जो एक प्लेन पर हो, उसे टू डायमेंशन के अंदर हम बोल सकते हैं। तो टू डायमेंशन की हम मेजरमेंट यहाँ पर सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है। तो टू डायमेंशन कोई भी फिगर होगी तो उसका हम क्या मेजर कर सकते हैं, बताओ। इसका मतलब क्या क्या चीज आप मेजर कर सकते हो? आप ये मेजर कर सकते हो कि भैया इसके अंदर एरिया कितना है, ये सारा मिलाकर, ये सारा एरिया बोले तो हिंदी में क्षेत्रफल। या फिर आप ये मेजर कर सकते हो कि इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है उसकी कितनी लेंथ है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर हिंदी में, यानी कि परिमाप। ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक को एरिया एंड पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं, परिमाप एवं क्षेत्रफल ऐसे भी इसको जानते हैं। ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल से। लेकिन ट्रायंगल से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताऊंगा कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया का प्रूफ क्या होता है। अगर आपको वो समझ में आए तो बहुत बढ़िया है। अगर वो समझ में ना आए तो भी काम चल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको फील करवाने की कोशिश करूंगा, मैथमेटिकल कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी जो पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल बोले तो आयत, पैरेललोग्राम बोले तो समांतर चतुर्भुज। हम प्लेन ज्योमेट्री के अंदर पहले पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अगर ये लंबाई b है और ये लंबाई a है तो a इंटू बी, बेस इंटू हाइट, इसकी ऊंचाई a है। तो ये फॉर्मूला आया कहां से वो मैं एक बार बता दूं। तो वहां से हम शुरुआत करते हैं, वहां से हम ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे, त्रिभुज की। क्यों? बिकॉज कोई भी ट्रायंगल जो बनती है वो एक पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में बांटकर बनाई जा सकती है। दुनिया की हर एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए एक पैरेललोग्राम ऐसा मौजूद होगा जिसको हाफ में काटकर हम वो ट्रायंगल बना सके। ठीक है। तो पैरेललोग्राम के एरिया का प्रूफ हो गया तो उसको हाफ कर देंगे तो भैया ट्रायंगल के एरिया का ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास ये एक पेन है, यहाँ काले के सामने अच्छे से दिखेगा। मेरे पास ये एक पेन है, तो इस पेन की मोटाई मत लेना। ये मान लो कि ये पेन मोटा नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल वैसे ही पतला है, काफी स्लिम पेन है, ये बिल्कुल भी मोटा नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछूं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, एक पॉइंट की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, एक पॉइंट की, एक बिंदु की। पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? डायमेंशनलेस फिगर, जिसकी ना कोई लंबाई है, विमाहीन एक ये फिगर है, आकृति है, जिसकी ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है। एक लाइन कैसे बनती है? एक लाइन बनती है कई सारे पॉइंट्स को मिलाकर। तो अगर इस पॉइंट की कोई ऊंचाई नहीं थी, कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं थी, तो जब बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाया गया तो लंबाई तो ऑफ कोर्स हो गई लेकिन ऊंचाई फिर भी नहीं होगी। तो एक लाइन की ऊंचाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है। इसकी सिर्फ एक डायमेंशन होती है, एक ही मेजरमेंट होती है, क्या? लंबाई। इसलिए इसको वन डायमेंशन बोलते हैं। हाँ, जैसे मैंने पॉइंट से पॉइंट को मिलाया तो क्या मिल गया मुझे? मुझे लंबाई मिल गई ना। जीरो डायमेंशन, पॉइंट के अंदर कितनी डायमेंशन होती है? जीरो। जीरो डायमेंशन से मैं एक डायमेंशन में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर एक डायमेंशन है, इसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। इसके ऊपर अगर मैं एक और लाइन रख दूं, एक और लाइन रख दूं, एक और लाइन रख दूं, मैं रखता गया, मैं रखता गया, तो क्या हो जाएगा? इसकी कुछ ना कुछ तो चौड़ाई हो ही जाएगी भाई। पॉइंट की कोई भी लंबाई चौड़ाई है नहीं,
हमने बार बार पॉइंट रखे तो कोई ना कोई लंबाई हमने अचीव कर ली। ऐसे ही इसकी ऊंचाई नहीं थी, बार बार एक लाइन के ऊपर लाइन हमने रखी, तो क्या हो जाएगा, हम 1D से 2D में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर टोटल कुछ ना कुछ एरिया कवर हो रहा है। ये एक रेक्टेंगल बन गई, आपको दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल बन गई। तो एक लाइन का एरिया कितना होगा? आप बोलोगे सर एक लाइन की ऊंचाई तो है नहीं, एरिया उतना ही होएगा जितनी लंबाई है। अरे भाई ऊंचाई है नहीं तो लंबाई जितना ही एरिया होएगा, वो उतनी जगह कवर करेगा जितनी उसकी लंबाई है। बिल्कुल बढ़िया बात। तो इस फिगर का एरिया किस पर डिपेंड करता है? इस फिगर का एरिया डिपेंड करता है, बिकॉज लाइन भी अलग अलग लंबाई की हो सकती है, एक छोटी और एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक मीडियम साइज की लाइन तो कई साइज की हो सकती है। तो इसका एरिया किस पर डिपेंड करता है? इसका एरिया डिपेंड करता है कि भैया नीचे कितनी लंबी लाइन रखी थी। अगर एक लाइन रखी होती तो उसका एरिया सिर्फ उसकी लेंथ के बराबर, एक लाइन रखी होती तो उसका एरिया सिर्फ उसकी लेंथ के बराबर। 10 लाइन रख दी तो 10 लाइनों की लेंथ के बराबर L इंटू 10। 20 लाइन रख दी तो 20 इंटू 10। तो कैसे पता चलेगा कितनी लाइन रख दी? तो ये पता चलेगा कि भैया ब्रेड्थ कितनी अचीव कर ली, कितनी लाइन रख दी, ये डिपेंड करता है ब्रेड्थ पर। तो ये अगर लंबाई है, ये अगर इसकी ऊंचाई हो गई, ये हाइट होगी, तो लंबाई इंटू ये ऊंचाई, मतलब L इंटू बी। इसको किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, एल बी की जगह L इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाह रहा था कि आया कहां से। अब मेरे को एक बात बताओ, अब आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का तो निकाल दिया, उसका निकालो ना। टेंशन मतलब उसी का निकालेंगे। मेरे को एक बात बताओ, अपने पास एक लाइन है, इसके मैं एग्जैक्टली ऊपर रख दूं दूसरी लाइन, या थोड़ी सी आगे खिसका कर रख दूं, फर्क क्या पड़ता है? दो लाइन तो उतना ही एरिया कवर करेंगी ना। हाउ डज इट मैटर? आपने कई सारे लक्कड़ रखे, मान लो आपके घर में मोटे मोटे लक्कड़ हैं, लक्कड़ 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 लक्कड़, उनको एक दूसरे के ऊपर रख दो तो भी उतना ही एरिया कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा खिसका दो तो भी उतना ही एरिया कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप विजुलाइज कर पाए, ये समझ पाए। मैंने इन लाइनों को टेढ़ा कर दिया तो एक लाइन तो उतना ही एरिया कवर करेगी ना भाई। तो कुल मिलाकर ये सारी लाइनें कितना एरिया कवर करेंगी अगर ये एक दूसरे के साथ चिपकी हो तो, है? वैसी फिगर में जानबूझकर नहीं बना रहा, नहीं तो वो बिल्कुल छोटी सी बनेगी। तो टोटल डिपेंड करता है इस फिगर का एरिया कि भैया नीचे जो हमने लाइन रखी है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, कि उसकी लंबाई कितनी है और कितनी लाइनें आएंगी। ये इस पर डिपेंड नहीं करता, कितनी लाइनें आएंगी वो डिपेंड करता है हाइट पर। ये पेन, इसके ऊपर एक और पेन, इसके ऊपर एक और पेन, इसके ऊपर एक और पेन, बेशक से मैं उनको ऐसे करके रख दूं, ऐसे करके रख दूं, सारे पेनों को डिपेंड करता है कि कितना ऊंचा मैंने ये गट्ठा बनाया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने पेन आएंगे। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए जो एरिया होता है किसी भी पैरेललोग्राम का वो बेस इंटू हाइट होता है, इस वाली चीज को हम कंसिडर नहीं करते। और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो ये मैं आपको विजुलाइज करवाना चाह रहा था, इसका हमारी थ्योरी से लेना देना नहीं है, लेकिन आपको फील करना आना चाहिए। 5-7 मिनट हमारे लगे, आपको ये मैंने चीज बता दी। तो दुनिया के किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, अगर ये इसका बेस है, ये इसके बेस की लंबाई है, और हाइट क्या होगी, इसके पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। ऑफ कोर्स ये बहुत ही बेसिक सी चीज आपको पहले भी आती होगी, बट मैं विजुलाइज करवाना चाह रहा था। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेस इनटू हाइट। और यहीं से अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो दो बराबर हिस्सों में ये बढ़ जाएगा एरिया, दो बराबर हिस्सों में एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट है तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ क्यों? बिकॉज पैरेललोग्राम को आधे काटने पर एक ट्रायंगल बनती है। दुनिया की हर एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम को काटने पर ही बनती है। क्लियर हो गया? ट्रायंगल का पहला पॉइंट मैंने आप तक कन्वे कर दिया है, एक एक करके सारे पॉइंट मैं कन्वे करूंगा। यहाँ पर आपके सामने मैंने एरिया के कितने फॉर्मूले लिख दिए ट्रायंगल के एरिया के, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फॉर्मूले लिख दिए हैं। चलो एक एक करके इनको देखते हैं। भैया ये अपनी ट्रायंगल है, तो ध्यान से देखते रहिएगा, बस मजे लेते रहिएगा। अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल के बेस की लंबाई गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिपेंड करता है कि अपने पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल के बेस की लंबाई गिवन हो और साथ में उस ट्रायंगल की हाइट भी आपको पता हो,
तो एरिया का फॉर्मूला आप यूज करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो ट्रायंगल की हाइट है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है, जैसा कि हमने पहले किया है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल के साइड के ऊपर भी हो सकती है, तो यही हाइट हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। कुल मिलाकर हमने ये देखना है कि ट्रायंगल ऊंची कितनी है। कुल मिलाकर हमने ये देखना है कि ट्रायंगल ऊंची कितनी है, कॉम्प्लेन पी है कि नहीं, ट्रायंगल ने हाइट बढ़ी है कि नहीं, हाइट कितनी है ट्रायंगल की, बस। वो ट्रायंगल चाहे हो कैसी भी, अगर आप इसको बेस मानोगे तो आपको हाइट इसी बेस के ऊपर यहां से यहां पर लेनी पड़ेगी। अगर आप इसको बेस मानोगे, इस साइड को, साइड ए, जिस साइड की लंबाई ए है उसको बेस मानोगे, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें हाइट लेनी पड़ेगी। है? ये नहीं है कि भैया बेस इसको मान लिया, हाइट पड़ोसी की यूज कर ली। ठीक है, मैथ्स के अंदर ऐसी चीटिंग नहीं चलती। समझ में आ गई? जिस भी साइड को बेस मानोगे उसी के ऊपर उसके सामने वाले वर्टेक्स से जो हाइट ड्रॉप की है उसको हम लेंगे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। बेसिक सी बात है। अगर इसको हम बेस मानेंगे तो इसके ऊपर जो हाइट है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्लियर है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें ट्रायंगल का बेस गिवन है और उसके ऊपर वाली हाइट गिवन है, या हम कैसे भी निकाल सकते हैं, तो एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इससे हम अगले फॉर्मूले की तरफ कूच करते हैं। अगर आपको दो साइडों की लंबाई पता है, मान लो इस साइड की लंबाई ए है, इस साइड की लंबाई बी है, दो साइडों की लंबाई पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो एरिया होएगा हाफ ए बी साइन थीटा। अगर आपको पहले आपको कितनी साइड पता थी? एक साइड पता थी, उसके अलावा आपको हाइट पता थी। अब हम आ गए, अगर आपको दो साइडें पता है तो दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है। अदरवाइज अगर आपको मान लो आपको सिर्फ दो साइड पता है, ये बी है ये ए है, तो यहां पर भी ये बी ए है, तो ट्रायंगल बनेगी कुछ ऐसी, है ना? अगर मैं इनके मुंह को थोड़ा खोल दूं, ये बी है ये ए है, तो ये अलग ट्रायंगल बनेगी। तो सिर्फ दो ट्रायंगल की लंबाई पता है, दो साइडों की लंबाई पता है, उससे ट्रायंगल फिक्स नहीं हो पा रही, उससे एक यूनिक ट्रायंगल नहीं बन पा रही। क्योंकि दो साइडों की लंबाई पता है तो ऐसी ऐसी तो कई ट्रायंगल बन सकते हैं जिनकी दो साइडों की लंबाई बी और ए है। मुंह इतना खुला है ट्रायंगल का, यहाँ पर ये एंगल और बड़ा है, यहाँ पर ये एंगल और बड़ा है। तो अगर हमें इनके बीच का एंगल भी पता लग जाए, इनके बीच का, ये वाला और ये वाला नहीं, ये वाले पता लगे तो एरिया नहीं पता लगेगा, इनके बीच का अगर एंगल पता लग जाए तो ये फिक्स हो गया। इसकी लंबाई फिक्स है, इसकी लंबाई फिक्स है, इसके बीच का एंगल भी फिक्स हो गया, 30 डिग्री 45 डिग्री 35 डिग्री कुछ भी हो, ये फिक्स हो गया। तो अब ये फिक्स हो गया, मान लो आपने लोहार के घर पर गए और आपने वेल्ड करा लिया, एक लोहा एक एंगल पर, तो वो फिक्स हो गया। अब तीसरी साइड की लंबाई फिक्स ही होनी पड़ेगी, फिक्स ट्रायंगल बन गई। तो इस केस में हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां पर कैसे निकाल सकते हैं? हाफ ए बी साइन थीटा। तो अब ये कहां से आया? बहुत ही इजी है। देखो, अगर मैं यहां से हाइट ड्रॉप कर दूं दोस्त, ठीक है, और ये जो है मैंने बी भी मिटा दिया, इस साइड की लंबाई है बी। तो इस ट्रायंगल के अंदर मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर ये जो पॉइंट है दिस इज टी, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर साइन थीटा क्या होएगा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच अपॉन ए। होएगा कि नहीं होएगा? जी हाँ। और एच की वैल्यू क्या होगी? एच की वैल्यू होएगी जी ए साइन थीटा। जी हाँ। अगर मैं एच की ये वैल्यू यहां पर रख दूं, इस एच की जगह पर ए साइन थीटा, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। तो उसी फॉर्मूले से ये आया है। बस अगर हमें ये वाला एंगल पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं इस केस में। तो इस बात को ध्यान रखोगे, हाफ ए बी साइन थीटा को। आगे बढ़ जाऊं, अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडों की लंबाई पता है कि भैया इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई सी है, तो भी ट्रायंगल फिक्स हो जाती है, तो भी ट्रायंगल यूनिक हो जाती है, अगर ट्रायंगल की तीनों साइडों की लंबाई हमें पता है तो। क्लियर है? तो इस केस में भी हम एरिया निकाल सकते हैं और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला या फिर हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, एक बंदा था जिसका नाम हीरो था,
पता नहीं एथेंस से था या कहां से था, डजेंट मैटर, उसने ये फॉर्मूला बताया था। और इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं आपको ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले के साथ दे चुका हूं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, तो फिर से प्रूफ नहीं दूंगा। तो यहां पर ये जो एस है, एस क्या है, एस इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि इसके पेरीमीटर का हाफ है, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और ए बी सी क्या है, ट्रायंगल की साइड्स की लंबाइयां। तो ये भी याद रखना, अगर हमें कभी भी किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से या फिर हीरोस फॉर्मूला से, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल पता है और उसकी किसी भी एक साइड की लंबाई पता है तो वो ट्रायंगल जो है वो फिक्स हो जाती है, वो यूनिक हो जाती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया एक ट्रायंगल है जिसके अंदर तीन एंगल हैं, 30, 60 और 90, फॉर एग्जाम्पल। एंगल का 30, 60, 90 होना जरूरी नहीं है कि भैया तीन एंगल 30, 60, 90 हो। तीनों एंगल की अगर आपको वैल्यू पता है, चाहे वो कुछ भी हो। एग्जाम्पल हमने ले लिया कि अगर हमें पता है कि एक ट्रायंगल है 30, 60, 90, तो आप क्या बोलोगे कि सर कुछ इस तरीके की ट्रायंगल बनेगी है। मान लो इसमें ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, लेकिन आप इसको थोड़ी सी और बड़ी भी बना सकते हो। 30, 60, 90, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। आप इसको थोड़ी और बड़ी भी बना सकते हो, 30, 60, 90। अगर मैं आपको सिर्फ एंगल्स के बारे में जानकारी दूं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मुझे पता चल गए, तो दुनिया में बहुत ज्यादा ऐसी ट्रायंगल्स होंगी जिनके तीनों एंगल्स वैसे होंगे। आप बोलोगे जी हाँ होंगी, अलग अलग साइज की होंगी, लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं दुनिया में ऐसी बहुत ज्यादा ट्रायंगल होगी है, लेकिन वो सारी सिमिलर होंगी बिकॉज उनके एंगल बराबर हैं। कोई ट्रायंगल इतनी छोटी होगी, कोई बड़ी, कोई बड़ी, कोई बड़ी, कोई बड़ी। हमें उनकी शेप के बारे में पता है, हमें उनके साइज के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स ये हैं और ये जो साइड है ए बी, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, कि जो एक एंगल है फलाना एंगल के सामने जो साइड है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल फिक्स हो गई। अब इस टाइप की ट्रायंगल दुनिया में एक ही है, एक ही मतलब कि एक ही साइज की है, समझ रहे हो, एक ही साइज की है। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बारे में पता है तो उस तरह की बहुत सारी ट्रायंगल हो सकती है। लेकिन एक और साइड के बारे में मैं आपको बता दूं तो फिक्स हो गई वो ट्रायंगल। अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं इसीलिए जी, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहली बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो मैं इसी में निकाल कर आपको बता दूं, फिर जनरलाइज करके बता दूंगा। देखो 60 के सामने क्या है, 60 के सामने है 6, तो 30 के सामने क्या होगा, 30 के सामने √3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2√3। और 30 के सामने जो है 90 के सामने उससे डबल होता है, वो है 4√3। तो देखो आपको तीनों साइड की लंबाई पता लग सकती है अगर आपको तीनों एंगल्स पता है। और तीनों एंगल पता होने की जरूरत नहीं है, दो एंगल पता हो गए तो भी तीसरा एंगल पता हो ही जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दो एंगल भी पता है तो, लेकिन ये मैंने पूरा इलेबोरेट करके लिख दिया। फाइनली मतलब तो यही है ना कि तीनों पता होने चाहिए, दो पता होने से भी तीनों ही पता होते हैं, ठीक है। तो आप तीनों साइड की लंबाई निकाल सकते हैं। तीनों साइड की लंबाई अगर आपको मिल गई तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको दो साइड की लंबाई भी मिल गई और उनके बीच का एंगल पता है तो आप हाफ ए बी साइन थीटा लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दुनिया की कोई भी ट्रायंगल है, हमें इसके तीनों एंगल्स का पता है। ये वाला एंगल है ए डिग्री, ये वाला एंगल है बी डिग्री और ये वाला एंगल है सी डिग्री। और मुझे ए के सामने वाली साइड का पता है 10 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्त साइन रूल यूज करके आप ये वाली साइड और ये वाली साइड कोई भी साइड निकाल सकते हो साइन रूल यूज करके, ठीक है। साइन रूल यही तो कहता है कि साइड्स की लेंथ का जो रेशियो है उसके सामने वाले एंगल के साइन द्वारा दिया जाता है। तो मान लो मुझे ए सी की लंबाई निकालनी है, ए सी की लंबाई, ठीक है। तो देखो ए सी बटे में बी सी, ए सी बटे में बी सी, बी सी की लंबाई है 10। ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी, साइन बी है। और 10 के सामने कौन सा एंगल है, ए। और मैंने क्या बोला, अगर आपको सारे एंगल गिवन हो तो मतलब आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन है। अगर आपको ए और बी की वैल्यू गिवन है, ये भी 10 है, तो ए सी की लंबाई आई कि नहीं आई, तो ए सी की लंबाई आ गई, समझ गए। अगर आपको तीनों एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, अब आप बोलोगे सर अगर ए की जगह 70 डिग्री हो, 50 डिग्री हो तो हमें वो वैल्यूज तो नहीं पता। अरे फिर वैसा नहीं देगा एग्जामिनर, टेंशन मत लो। वैसा क्वेश्चन नहीं देगा जो अपने सिलेबस से बाहर होएगा है।
फिर उसका कुछ कर थोड़ी सकते हैं। अब वो ये पूछ ले डोनाल्ड ट्रंप के सिर में कितने बाल हैं, तो उसका थोड़ी ना हम कोई सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो अपने आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा, वो कुछ ऐसा ही मामला देगा जो हम सोल्व कर सकते हैं, जो अपने सिलेबस के अंदर है, ठीक है। नहीं तो मैं रहा रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। वैसे वो नहीं देगा। तो समझ में आ गई बात। तो तीनों एंगल गिवन है और कोई भी एक साइड गिवन है, तो ट्रायंगल फिक्स हो जाती है और आप उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। ये साइड आ जाएगी, उसके बाद हाफ ए बी साइन थीटा, ऐसे आप निकाल लोगे, या फिर तीनों साइड निकाल लो, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। उसके आगे जो फॉर्मूलाज हैं दोस्त, उसके आगे सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू आर इंटू एस इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। दुनिया की कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया होता है, अगर उसके अंदर एक सर्कल है उसका रेडियस आर है, ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई मान लो ए बी और सी है, आपको तीनों साइड की लंबाई पता हो या ना पता हो, भाड़ में जाए तीनों साइड की लंबाई, आपको सिर्फ उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए जिसको आप हाफ कर सको। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो ये चीज हम पहले कर चुके हैं प्लेन ज्योमेट्री में, ठीक है, आपको वहां से याद होनी चाहिए दोस्त। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, इन सेंटर का रेडियस आर, एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। देन अगर आपको ट्रायंगल के सरकम सर्कल का रेडियस पता है, यानी कि सरकम रेडियस पता है, प्री के अंदर की त्रिज्या पता है, प्री त्रिज्या पता है, ठीक है। यहां पर आप एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर हमें क्या क्या पता होना चाहिए इन दोनों के अंदर। ज्यादा ये दोनों यूज होते हैं, वो काफी कम यूज होता है, बट यूज एक आधी बार उसके कंसेप्ट हुए हैं क्वेश्चन के अंदर यूज, ठीक है। कि एस निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड के सम की बात हो तो इन रेडियस होएगा और एरिया हम निकाल लेंगे। और एबीसी क्या है? तीनों साइड का प्रोडक्ट। तो तीनों साइड का प्रोडक्ट अगर हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं तो उस क्वेश्चन में चांसेस हैं कि भैया जो कैपिटल आर है, जो बाहर वाला सर्कल है, उसका रेडियस यूज करके हम एरिया निकालें, ठीक है। एक में सम है तीनों साइड का, तीनों साइड के सम को हाफ करेंगे तभी ऐसा आता है, एक में प्रोडक्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूले मैं पहले करवा चुका हूं, आपको याद होने चाहिए। देन नेक्स्ट ये आर ए इजल टू एस माइनस ए, ये क्या है? यही पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और मैं ए बी और ए सी को एक्सटेंड कर दूं, एंगल ए के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं, उसकी लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई बी से, और एंगल सी के सामने वाली साइड की लंबाई सी से, और यहां पर एक सर्कल बनाऊं, और उसकी पूरी राम कहानी हम कर चुके हैं पहले। यहां पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो इसके रेडियस को हम क्या बोलेंगे? इसके रेडियस को हम बोलेंगे एक्स रेडियस, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे? एक्स सेंटर। और ये बनता कैसे है? इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर, इस एंगल का एंगल, एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाई सेक्टर, एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाई सेक्टर, यहां पर सारे मिलते हैं। तो ये पॉइंट इससे इससे इस लाइन से इन तीनों से इक्विडिस्टेंट होता है। तो अगर एक्स सर्कल की बात हो तो एरिया इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, इससे रिलेट कर लीजिएगा आर इंटू एस। मैं ऐसे ही याद रखता हूं कि एक्स सर्कल के केस में एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये आर जो है, अगर आप इन साइडों को एक्सटेंड करोगे तो यहां पर सर्कल बनेगा, इन साइडों को एक्सटेंड करोगे तो यहां पर सर्कल बनेगा, और सर्कल्स का जो रेडियस है वो अलग अलग होएगा। तो जो सर्कल साइड ए के साथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके रेडियस को आर ए से, जो साइड बी के साथ है उसके रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर बी से, ठीक है। तो आर ए अगर ए के साथ सटा हुआ सर्कल है तो देन सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए, ठीक है। और ये चीज हम प्लेन ज्योमेट्री के अंदर प्रूव कर चुके हैं, ये सारी चीजें प्रूव कर चुके हैं हम, तो इसलिए मैं यहां पर नहीं करूंगा, इतना रिवाइज करवा दिया, दैट इज एनफ। और ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है दोस्त परिमाप, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है, आपके पास एक खेत है जो एक ट्रायंगुलर शेप में है, एक त्रिभुजाकार खेत है आपके पास, तो उसके चारों तरफ अगर आप पैदल चलोगे तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे परिमाप। उसके बाहर जो लंबाई है उसका माप कितना है, परिमाप। तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। आगे
अगर हमारे पास है दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, तो इसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर सारे वो फॉर्मूले लागू हो जाएंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ये दुनिया की हर एक ट्रायंगल के ऊपर लागू होते हैं, इक्विलेटरल हो ना हो, आइसोस्केलस हो, कुछ भी हो, ये दुनिया की हर एक ट्रायंगल के ऊपर लागू होते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर लागू तो हो जाएंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं सारी क्या है, ए, सारी साइड ए है, सारी साइड बराबर है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्पेशली याद कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों फॉर्मूलों को इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर लगाकर देखना, ठीक है, घूम फिर कर आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, छोटा सा प्यारा सा, तो हम उसी रिजल्ट को याद कर लेते हैं। ये नहीं है कि ये वाले फॉर्मूले वहां पर नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की इतनी हिम्मत थोड़ी है, हमने ट्रायंगल के लिए फॉर्मूले बनाए हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल की तीनों साइड्स को ए मानकर यहां पर इन फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल कर आता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्त, बिल्कुल सिंपल। आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो जो तीनों फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए। ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई ए पुट कर दीजिएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, तीनों एंगल्स होते हैं 60-60 डिग्री के, तीनों साइड बराबर है, ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। तो हाफ ए बी साइन थीटा में रखोगे, हाफ ए इंटू ए साइन 60, तो भी यही फॉर्मूला आएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो भी यही फॉर्मूला आएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे करोगे, यहां से अगर आप हाइट ड्रॉप करोगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, ये a है, ये a/2 है, हाइट आ जाएगी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो भी यही आ जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाकर देख लीजिएगा, ए रखकर हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर, तो भी यही आएगा। तो आपको ये रट लेना है, ये याद रख लेना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। √3/4a² एरिया, अगर साइड ए है तो √3/4a²। और जो हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो क्या होती है, वो होती है √3/2 इंटू ए। ये रटने की चीजें हैं, ये सारी टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। √3/2a कैसे आएगी, ये हाइट है ना, ए से लेकर डी तक, दिख नहीं रहा ए और डी, ए से लेकर डी तक ये हाइट है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, a² - a²/2, यानी कि a² - a²/4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4a²। और ये किसकी वैल्यू है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था हमने ट्रायंगल ABD के अंदर, तो ये हाइट की वैल्यू है। तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट स्क्वायर की वैल्यू है √3/2a, तो हाइट की वैल्यू है √3/2a है। और साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 हाइट। इस 2/√3 को इधर लाओगे तो a = 2/√3 इंटू h, तो h गिवन है तो a निकालना आना चाहिए, a गिवन है तो h निकालना आना चाहिए। ये अलग से रटने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा ये अलग से रट लो, ये समझ लो, ये याद रख लो, दैट्स इनफ, ठीक है। तो h की वैल्यू इज √3/2a, तो अगर मैं h की ये वैल्यू यहां पर रख दूं, अगर मैं यहां पर रख दूं तो क्या बनेगा, या सॉरी, h की वैल्यू मैं यहां पर कैसे रख सकता हूं, अगर मैं a की वैल्यू यहां से निकाल कर यहां पर रख दूं, ये a है ना, तो a की वैल्यू क्या है 2/3h, तो अगर मैं यहां पर रख दूं 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर करूं 4/3h², 4 से 4 गया, √3 से √3 गया, तो h²/√3। तो अगर आपको हाइट पता है, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट पता है, तो वहां से आप साइड निकालोगे और फिर एरिया निकालोगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप हाइट से भी डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हो। h²/√3, √3 से डिवाइड करना है स्क्वायर करके, बस h²/√3। तो ये याद रह जाता है, इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ, फालतू की चीजें मैं वैसे भी नहीं रटवाता, ठीक है। तो ये याद रह जाता है, इसको लिख लेना नोट्स के अंदर, पक्का याद रहेगा। नेक्स्ट, ये चीजें मैं पहले करवा चुका हूं जो इस लाइन के अंदर हैं, फिर से करवा रहा हूं, रिवीजन टाइम है ये। वी आर रिविजिटिंग सम थिंग्स, ठीक है। अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर मैं तीनों सर्कल बनाऊंगा। सबसे पहले इन सर्कल, ध्यान से सुनिएगा, रिवाइज कर रहे हैं बस। जो ट्रायंगल की हाइट है, हेलो, ट्रायंगल की जो हाइट है उसका 1/3, अगर इस ट्रायंगल की हाइट 3 है तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप अंदर सर्कल रखते हो तो उसका रेडियस हाइट का 1/3 होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये एक है तो ये भी एक है बिकॉज इसका रेडियस है, और ये पूरी 3 है तो ये ऊपर भी एक बच गया। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहले ही बताया मैंने आपको। ठीक है, तो अगर अंदर वाले सर्कल का रेडियस 1 है, ये कैसे आता है, उसकी हाइट को 1/3 करके। तो हाइट को 1/3 करोगे तो यही आएगा। ठीक है, हाइट क्या होती है, हाइट होती है √3/2a, उसको 1/3 करोगे तो देखो √3 से √3 पर जाएगा a/2 √3, a/2 √3। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, और मैं पहले याद भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस इज इक्वल टू साइड बाय 2 √3। जो सरकम रेडियस, इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या, और ये है प्री त्रिज्या, इसका जो रेडियस है ये उससे डबल है, अंदर वाले सर्कल के रेडियस से डबल है। हाइट का 2/3 है, इससे डबल है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था तो वहां पर 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ √3 से डिवाइड करेंगे तो सरकम रेडियस आएगा, यानी कि प्री त्रिज्या आएगी। और जो एक्स सर्कल है, एक्स सर्कल बोले तो ये, अब की बार मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो जो एक्स सर्कल का रेडियस है ये मैं पहले बता चुका हूं, वो ऊपर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नीचे A', उसी ट्रायंगल की छाया है, उसी ट्रायंगल का प्रतिबिंब है। ठीक है, उसी की मिरर इमेज है। तो यहाँ पर इस सर्कल का जो रेडियस है वो यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि ट्रायंगल की पूरी हाइट के बराबर है, ट्रायंगल की पूरी हाइट के बराबर है। नीचे वाली भी इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम है ऊपर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल जितनी, ये भी मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। तो यहाँ पर जो एक्स रेडियस है RA, मतलब कि ए के सामने वाला, वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एक्स रेडियस सेम होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर आप तीनों तरफ सर्कल बनाओगे तो उनके रेडियस सेम होंगे, तो दैट इज इक्वल टू √3/2a, हाइट वाला ही फॉर्मूला है ना, हाँ वो हाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अगर 1 है तो ये 2 है और ये पूरा 3 है, ये पूरी हाइट के बराबर है ना, हाइट 3 है। तो एक क्वेश्चन भी आया था जिनमें इनका रेशियो पूछा था, एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसने इन रेडियस और एक्स रेडियस का रेशियो पूछा था, एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, इन रेडियस और एक्स रेडियस का 1:3 उसका आंसर था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा दोस्त, अगर तीनों साइड ए हैं तो पेरीमीटर हो जाएगा ए 3a, सिंपल बात। नेक्स्ट आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि समद्वी बाहु त्रिभुज। समद्वी बाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जैसे कि ये ए है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, हमने पहले पढ़ा है। अगर दो इक्वल भुजाओं की लंबाई ए और ए है और जो अनइक्वल साइड है उसकी लंबाई बी है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है ये, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, फिलहाल तो मुझे याद नहीं है, इन फ्यूचर कभी याद कर लूं तो अलग बात है। मुझे पर्सनली ये फॉर्मूला याद करना पसंद नहीं है। क्यों याद करना पसंद नहीं है, देखो बेसिक सी बात है, अगर आपको एग्जामिनर ने ये बता दिया कि भैया ये 10 है, ये 10 है और ये 16 है और इसका एरिया निकालो, तो बहुत ही इजी है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, अगर आप यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो वो मीडियन का काम भी करती है। आप बोलोगे जी हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो अगर ये 16 है तो ये 8 होएगा, ये 8 होएगा, और यहाँ पर आप इजीली पाइथागोरस लगा सकते हो, 90 के सामने 10 है, 8 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 6 8 10। जी हाँ, एरिया निकाल लो, बेस 16 है, हाइट 6 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम फॉर्मूला क्यों रटे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं सर मैं तो फॉर्मूला रटूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा, तो फॉर्मूला आया कैसे, बहुत ही सिंपल सी बात है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा बी है, मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर, तो ये मीडियन का काम भी करेगा, है ना। तो अगर ये बी है पूरा तो ये हो जाएगा जी b/2। ठीक है, अगर ये b/2 है, ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और हाइट को निकाल लो, तो हाइट की लंबाई क्या हो जाएगी, हाइट की लंबाई हो जाएगी √a² माइनस b²/2, a² माइनस b²/4, तो 4 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, 4a² माइनस b², 4a² माइनस b², और नीचे √4 जो है वो √, से बाहर निकलकर 2 बन जाएगा, और जब आप करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू b फॉर बेस इंटू हाइट, तो हाइट का जो 2 है और वो पहले वाला हाफ है, वो मिलकर 4 बना लेंगे और बना लेंगे।
ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना हुआ तो हम क्या करेंगे, कौन हमारी मदद करेगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने वैसे ही यहाँ पर लिखा था ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन, अच्छा ये 12 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा, 14 कर लेते हैं। अगर यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, 10 10 14 वो भी आप इजीली निकाल लोगे फॉर्मूला। ये 14 है तो ये 7 है, ये 7 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 का स्क्वायर माइनस 49 अंडर रूट 51, खत्म। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू अंडर रूट 51। फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है कि आप ये फॉर्मूला रटो तो आप रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है, इसके बिना बहुत अच्छा काम चलता है। और अगर कभी जिंदगी में आपको ये फॉर्मूला बनाना भी पड़ता है तो ए बी लेकर तुरंत 3-4 सेकंड लगते हैं, ये हम तुरंत बना भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने दिखा दिया कि बनता कैसे, आपको पता होना चाहिए, है ना? क्लियर है? तो भैया अब हमने क्या किया, हमने अब तक ट्रायंगल का एरिया कैसे कैसे निकलेगा, कौन सी ट्रायंगल का एरिया कैसे हमने निकालना चाहिए, उन सभी के नोट्स बना लो। ये सब हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं जो बार बार यूज होती हैं और आपके लिए जाननी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार भी है, तो वो एक बार जानते हैं। ठीक है, देखो, एरिया ऑन बेस डिवीजन, आधार विभाजन करने पर क्षेत्रफल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको बताता हूँ। मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और मैं करता क्या हूं, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे है, जो पॉइंट डी पर मिलती है, और पॉइंट डी इसको 2:3 रेशियो में बांट देता है। मान लो पॉइंट डी 2:3 रेशियो में इसको बांट देता है, तो ये जो ट्रायंगल ABD है इसका एरिया अगर 20 यूनिट होएगा ना, तो ये 2 का 10 गुना है, तो इसका एरिया 30 यूनिट होएगा। अगर बेस को 2:3 रेशियो में डिवाइड किया है तो ऊपर जो ट्रायंगल बनी है उनका एरिया भी 2:3 रेशियो में ही डिवाइड होएगा। ऐसा क्यों डिवाइड होएगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है, देखो बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने बीच में लाइन AD खींची नहीं थी तो ट्रायंगल ABC थी, पूरी ट्रायंगल ABC की हाइट कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक पूरी ट्रायंगल ABC की हाइट यही होगी। ट्रायंगल ABC की हाइट अच्छे से ड्रॉ होगी ना, मान लो A से लेकर इस BC तक। तो अब ट्रायंगल ABD के बारे में बताओ, ट्रायंगल ABD की हाइट कितनी होगी, तो ट्रायंगल ABD की हाइट भी यही होगी, बिकॉज ट्रायंगल ABD भी बेस BC के ऊपर है और पॉइंट A तक जाती है। ऊंचाई कितनी होती है कि बंदा कहां से लेकर कहां तक कितना ऊंचा खड़ा है, तो ऊंचाई, ये ट्रायंगल ABD कहां पर खड़ी है, यहां से लेकर यहां तक, ट्रायंगल ABC के अंदर ही तो है। और ट्रायंगल ACD कहां पर खड़ी है, ट्रायंगल ACD भी वहीं पर खड़ी है, ABC के बेस पर खड़ी है, पॉइंट A तक जाती है। तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट जो है वो सेम है। और एरिया किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम दो केसेस को कंपेयर कर रहे हैं, तो दो केसेस हैं, दोनों की हाइट तो सेम है भैया, हाइट के कारण तो इनके एरिया में कोई फर्क आएगा नहीं, दोनों की हाइट तो सेम है, और हाफ तो दोनों के एरिया में आता ही है? इसके एरिया में भी हाफ आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया, हाफ इसमें भी हाफ इसमें भी, हाइट दोनों की सेम है। तो दोनों का अगर कुछ अलग है तो वो है बेस की लंबाई, तो सिर्फ और सिर्फ इनके बेस में जो फर्क होगा वही इनके एरिया में फर्क होगा। अगर किसी का बेस डबल हुआ तो उसका एरिया भी डबल, किसी का बेस 3 गुना हुआ तो इसका एरिया भी 3 गुना। अगर बेस का रेशियो 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी 2:3, ये सिंपल सी बात है, बिकॉज दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, यहां से हमें यह पता लगता है कि किसी भी ट्रायंगल के बेस को हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर लें, मान लो ये है भाई 3:1:2:1, अगर मैंने इसके बेस को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया 3:1:2:1, तो इसका एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका एरिया 6 है, एग्जामिनर ने यह बता दिया कि भाई इसके बेस को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया और इसका एरिया 6 है, तो आप सीधा बेधड़क बोल सकते हो
अगर बेस 3 है तो एरिया 6 है, 3 का डबल है, तो बेस 1 है तो एरिया 2 होएगा, बेस 2 है तो इस हिस्से का एरिया 4 होएगा, बेस 1 है तो इसका एरिया 2 होएगा। ये सिंपल सी बात है। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है ट्रायंगल का, उसी रेशियो में वो जो सीवियन है, वो लाइन है, ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर देती है। सिंपल सी बात है। क्लियर है? इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो ये बता सकते हो एक बार कि अगर ये 3:4 रेशियो में ये लाइन इस लाइन को काटती है और ये 2:3 रेशियो में इस लाइन को काटती है और इसका एरिया अगर 6 है, तो पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? बताओ एक बार। तो सबसे पहले आपने किस ट्रायंगल के अंदर देखना है? सबसे पहले आपने देखना है इस ट्रायंगल के अंदर, और ये है बेस को काटने वाली लाइन, दिख रही है? ये है बेस को काटने वाली लाइन, सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर देखो। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भाई एग्जामिनर आपको ऐसे देगा कि इसके बेस को इस लाइन ने 3:2 रेशियो में बांट रखा है तो एरिया 3:2 रेशियो में होएगा, है नहीं। वो इसको भी ऐसे डिवाइड कर सकता है कि अगर ये 1 है, ये 4 है, इसका एरिया 10 है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया 40 होगा। सिंपल सी बात है। आप ऐसे डिवाइड करवा लो, इसके बेस को ऐसे मान लो, ठीक है? तो ये लाइन इस ट्रायंगल के इस वाली लाइन को जिस रेशियो में बांटेगी, उसी रेशियो में इनके एरिया होंगे, ठीक है? तो इस लाइन ने इस ट्रायंगल के बेस को, इसको हम बेस ही मान रहे हैं, इसको बेस मान रहे हैं, 2:3 रेशियो में बांटा है, तो तो एरिया भी 2:3 रेशियो में होगा। 2 के सामने 6, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, ठीक है? अब बड़ी वाली ट्रायंगल में आ जाओ, अब बड़ी वाली ट्रायंगल में आ जाओ। यहाँ पर एक बार वो चेक कर लेता हूँ, हाइलाइटर यूज करने के मजे हैं क्या ऐसे? अरे वाह, अब बात है। तो बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर ये यहाँ पर है बेस, ये लाइन है, इसने इसको 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रखा है। जी हाँ, तो 3 के ऊपर जितना एरिया होएगा देख लेते हैं कितना है? तो इस लाइन ने इसको 3:4 रेशियो में डिवाइड कर रखा है, तो एरिया को भी 3:4 में डिवाइड कर रखा होगा, तो 3 के ऊपर कितना एरिया है? 9 और 6 15। अच्छा, हाईलाइटर सिलेक्टेड है, पेन यहाँ से होएगा, मैंने हाईलाइटर यूज नहीं किया था ना आज तक, ठीक है? तो 3 के ऊपर कितना एरिया है? 9 और 6 15, तो 3 का 5 गुना, तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 20, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 और 20 35। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया इज 35। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है? अब ऐसे भी इसको देख सकते थे, पूरी ट्रायंगल का बेस कितना है? पूरी ट्रायंगल का बेस है 3 और 4 7, पूरी ट्रायंगल का बेस 7 है। तो यहाँ पर बेस 3 है तो एरिया कितना है? 9 और 6 15, 9 और 6 15, तो 3 का 5 गुना 15, तो 7 का 5 गुना 35। वो निकालना जरूरी नहीं है अगर आपको पूरी ट्रायंगल का निकालना है तो, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अब ये बताओ भाई, ये एरिया है यहाँ का, इस ट्रायंगल का एरिया है 12 यूनिट, और इस पॉइंट ने इस साइड और इस साइड को, इस पूरी साइड को 3:4 रेशियो में बांट रखा है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो क्वेश्चन मार्क जहां पर है उसका एरिया आपने बताना है। बताइए जरा, देखते हैं बता पाएंगे कि नहीं। तो देखो, आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है इस ट्रायंगल को जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इस ट्रायंगल को, ठीक है? तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली जाने का नाम नहीं लेता है हाईलाइटर पे। ये वाली जो लाइन है ये इस बेस को 3:4 में बांट रही है, आप बोलोगे जी हाँ, तो एरिया भी 3:4 रेशियो में बटेगा। 3 का 4 गुना 12, 4 का 4 गुना 16। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे। अब आगे देखिएगा जरा, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, पैरेलल से आप क्या पता कर पा रहे हो? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और यहाँ पर अगर रेशियो 4:3 है, तो यहाँ पर भी 4:3 रेशियो में बांटती है ये वाली लाइन। अगर लाइन बेस के पैरेलल है तो इस साइड को 4:3 रेशियो में बांटेगी, तो इस साइड को भी 4:3 रेशियो में बांटेगी। एग्जैक्टली वही कहानी यहाँ पर है, ठीक है?
ये जो लाइन है ये बेस के पैरेलल है। अगर यहाँ पर 4:3 रेशियो में बांट रही है, पूरी ट्रायंगल को देखो, बड़ी ट्रायंगल को, तो यहाँ पर भी 4:3 रेशियो में ही बांटेगी। तो ये 4 होएगा, ये 3 होएगा, ये इसके पैरेलल है। तो जी हाँ, अब हम आते हैं जी, ये हम कर चुके हैं, हमने ये निकालना है। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल को, और इसके अंदर इस बेस ने क्या कोहराम मचा, इस लाइन ने क्या कोहराम मचा रखा है, इसने बेस को 4:3 रेशियो में बांट रखा। आप बोलोगे जी हाँ 4:3 रेशियो में बांट रखा है, तो 4 के ऊपर क्या है, 4 के ऊपर है 16 और 12, दैट इज 28, 28, 4 का 7 गुना, तो 3 के ऊपर क्या होगा, 3 का 7 गुना 21, तो इस इलाके का एरिया क्या होगा, इस इलाके का एरिया होगा 21। ठीक है, सिंपल सी बात थी। ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, जो अपने एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसको हम इजिली बोल सकते हैं। एक बार इसको फिर से करो, मैं हर एक चीज को रब कर देता हूं, एक बार इसको फिर से करो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, 3 के सामने 12 तो 4 के सामने 16, 3 का 4 गुना 4 का 4 गुना 16। अगर ये 4:3 है, ये लाइन बेस के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी 4:3, तो 4 के सामने 28 है, 4 का 7 गुना, तो 3 का 7 गुना 21। इसी बात पर ये क्वेश्चन बना दो, बना दो। ये जो पॉइंट है इस लाइन को 6:5 रेशियो में बांटता है, ये जो पॉइंट है इस लाइन को 3:2 रेशियो में बांटता है। अगर इस जगह का एरिया 10 है और इन तीनों साइडों की लंबाई बराबर है, तो हिंट दे देता हूं, रेशियो 1:1:1 है, तो आपने निकालना है इस जगह का एरिया जहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखो भाई, यहां पर इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये मान सकते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है और ये मान लो 1 है 1 है 1 है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और इसके बेस को डिवाइड करने वाली ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये लाइन है इसके बेस को डिवाइड करने वाली। तो 1 के सामने 10 है, 2 के सामने 5 है। ऐसे भी हम प्रोसीड हो सकते हैं, लेकिन वो बिना वजह कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आपको 10 गिवन है, तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि जो गिवन है उसी से चलना है हमेशा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा वहीं से चलना जरूरी नहीं है जो गिवन है। वैसे तो वहीं से मोस्ट प्रोबेबली हम वहीं से चलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, रेस क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो वो देखो एक बार। इनका रेशियो मैंने लिख दिया 1:1:1। कहीं ना कहीं से खुद से एरिया डिसाइड करना स्टार्ट कर दो, खुद एरिया को मान लो। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस लाइन ने डिवाइड कर रखा है बेस को 1:1 रेशियो में, तो इस एरिया को भी मैंने 1 मान लिया, इस एरिया को भी मैंने 1 मान लिया। यहाँ पर 10 गिवन है, इसको बाद में देख लेंगे, क्या दिक्कत है, इसको बाद में देख लेंगे ना, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे चलो, ये तो आपने एज्यूम कर लिया, अब आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि आप करो, बढ़ो आगे। ये जो पूरी ट्रायंगल है इसके अंदर, इसको अगर आप देखते हो तो इसने 2:3 रेशियो में इस बेस को डिवाइड कर रखा है इस लाइन ने। तो 2 के ऊपर जो पूरा इलाका है वहां पर एरिया है 1 और 1 2, तो 2 के ऊपर 2 है तो 3 के ऊपर 3 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ देख पा रहे हो? और एग्जाम में ये इतने सारे बनाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि एग्जाम में आप जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे नहीं, ये दिमाग का खेल होता है। अच्छा ये ऐसे है तो ये ऐसे, ये ऐसे, दिमाग का खेल होता है। ठीक है, तो इस लाइन ने बेस को बांट रखा है 2:1 रेशियो में। अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो 2 के ऊपर क्या है, 3 और 1 4 और 1 5, 2 के ऊपर 5 है, कितने गुना है, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स। 2 के ऊपर 5 है तो 1 के ऊपर 2.5 होएगा, यहाँ पर होएगा 2.5। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 10 है, 2.5 का कितने गुना है, 10, 4 गुना है। तो जो चीजें हम रेशियो के अंदर मान रहे थे उससे 4 गुना है यहाँ पर चीजें एक्चुअल में। हमने ऐसे ही रेशियो मान लिया था, हमने जिस चीज को 2.5 माना वो चीज एक्चुअल में 10 है, तो एक्चुअल चीजें 4 गुना है। तो यहाँ पर 1 नहीं है 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 × 12 है, यहाँ पर 10 है।
समझ गए? तो बाद में हम करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमने बताना है कि 6 के ऊपर इतना एरिया है तो 5 के ऊपर कितना होगा। तो 6 के ऊपर कितना एरिया है, एक बार मैं गिन लेता हूँ। 3 और एक 4 और एक 5 और 2.5 7.5, लेकिन एक्चुअल में 7.5 नहीं है, इसका 4 गुना है। हमने देख लिया 2.5 की जगह 10 है, तो 7.5 का डबल 15, 15 का डबल 30। तो 6 के ऊपर ये जो इलाका है यहाँ पर एरिया है 30 यूनिट। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो ना, अब मैं बात कर रहा हूं पूरी बड़ी ट्रायंगल की, इसकी, इसकी, और इसके अंदर इसने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसमें मजे भी आ रहे हैं हाइलाइटर में, नहीं, ये इस बेस ने डिवाइड कर रखा है इस पूरी ट्रायंगल को, ठीक है। ये 6 के ऊपर है, ये 5 के ऊपर है। तो 6 के ऊपर जो एरिया है वो 30 है, 6 का 5 गुना 30। तो 5 के ऊपर जो एरिया होगा वो क्या होगा, 5 का 5 गुना 25। यहाँ पर जो एरिया है दैट विल बी 25, ठीक है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करोगे अब। जब हम एक्चुअल क्वेश्चंस पर आएंगे तब तक ही हम काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर चुके होंगे। तो यहाँ पर ये अपने पास एक ट्रायंगल है, इस साइड की लंबाई और इस साइड की लंबाई 3:2 रेशियो में है, और ये जो लाइन है ये एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। इसका एरिया 9 है, तो इसका एरिया बताओ। वीडियो को पॉज करके बताना आपने, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है कि नहीं पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर की इंक्लूडिंग साइड्स हैं। तो इसको 3:2 रेशियो में डिवाइड करेगा सामने वाली साइड को भी। ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर को इंक्लूड करने वाली भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है, तो सामने वाली साइड को भी 3:2 में ये डिवाइड करेगा। तो इस लाइन ने पूरी ट्रायंगल के अंदर बेस को 3:2 में बांट रखा है। तो 3 के सामने 3 का 3 गुना 9 है, तो 2 का 3 गुना 6 होएगा। यहाँ पर कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, 3 का 3 गुना तो 2 का 2 गुना 4, फ्लो फ्लो में बेचारे, ठीक है। तो 3 के सामने 3 का 3 गुना 9, 2 के सामने 2 का 3 गुना 6। अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन करवा दूं। सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है कि नहीं? याद होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही तसल्ली से याद करवाया गया था। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एंगल ए का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एंगल ए का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो भुजा BC को एक्सटेंड करने पर D पर मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो कौन से एंगल से निकला है, सबसे पहले ये बताओ। तो आप बोलोगे सर एंगल A से निकला है, एक्सटीरियर एंगल A से निकला है, बट एंगल A है, B और C तो नहीं है, एंगल A से निकला है। तो एंगल A को कौन कौन सी जो दो भुजाएं आकर मिलती हैं एंगल A पर, तो आप बोलोगे सर AB और AC। तो मैंने क्या बोला था कि AB और AC का रेशियो हमें पता चलेगा याद करवाते वक्त, AB और AC का रेशियो, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि AB को रिप्रेजेंट करेगा कि B से लेकर एंगल बाइसेक्टर के पैरों तक चले जाओ, B से लेकर D तक BD, और AC C से लेकर उसके एंगल बाइसेक्टर के पैरों तक चले जाओ CD। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, आपको रटवा दिया था। तो अब इसी बात पर ये क्वेश्चन बनाया जाए। ऑन दिस टॉक दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड, ठीक है। जो AD जो है वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, देखिए एक्सटीरियर एंगल A का बाइसेक्टर है, और साइड BC को एक्सटेंड करने पर D पर ये मिलता है, ठीक है। और ये दो भुजाएं बराबर हैं, और जो चीज गोले में है वो एरिया को रिप्रेजेंट करती है, जो चीज ऐसे है वो लंबाई को रिप्रेजेंट करती है, और हमें इसका एरिया बताना है। तो अगर आपको इसका एरिया बताना है तो हमें किसी न किसी तरह इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ताकि ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल के बेस को किस रेशियो में बांटती है, हमें फिर पता चल जाएगा एरिया का क्या रेशियो है, ठीक है। तो पता करो, अगर मैं इसकी लंबाई A मान लूं, BC की लंबाई, तो इस AC की लंबाई भी A हो जाएगी। आप बोलोगे जी हाँ, बिकॉज दोनों बराबर हैं। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सर, मजे आ गए, गुड, ठीक है। तो उसके बाद अब आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ। तो जो एंगल बाइसेक्टर है कौन से एंगल का है, एंगल A का है। तो एंगल A पर ट्रायंगल की कौन सी दो भुजाएं मिलकर एंगल A को बनाती हैं, तो आप बोलोगे सर AB और AC, दैट इज इक्वल टू
BD अपॉन CD, बार बार नहीं बताऊंगा। देखो दोस्त, मैं चाहता हूं यहां पर आप अपना दिमाग लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी बात है, ठीक है, बता ही देता हूँ। ABAC, B से लेकर एंगल बाइसेक्टर के पैरों तक, C से लेकर एंगल बाइसेक्टर के पैरों तक, ठीक है। तो अब AB की जगह है 4 और AC की जगह क्या है, AC की जगह है A इज इक्वल टू, BD की जगह क्या है, BD की जगह है 9 प्लस A और CD की जगह क्या है, CD की जगह है 9। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, A उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, A² प्लस 9A, 9 इधर आएगा तो 36 बनाएगा, 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट -36 है और सम क्या है, साइन चेंज करना होता है, सम है -9, इसको तोड़ो, 12 × 36, प्रोडक्ट माइनस है तो एक माइनस का होगा, सम माइनस है तो बड़े वाला माइनस होएगा। तो एक ही दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 12 और 3, -12 और 3, -12 हो नहीं सकती लंबाई, तो सिर्फ 3 पॉसिबल है। तो यहां पर एक ही वैल्यू है दोस्त, 3, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब तो क्वेश्चन का आंसर आ ही गया। ये जो साइड है AC, इसने इस बेस को किस रेशियो में डिवाइड कर रखा है, इसने इस बेस को 3:9 इस रेशियो में डिवाइड कर रखा है। अगर 3 के लिए एरिया 9 है, 3 का 3 गुना है, तो 9 का 3 गुना 27, यहाँ पर एरिया 27 होएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लिया आपने, वैसे ही मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन तो आगे आएंगे ही। अब नेक्स्ट है भाई साहब, एरिया डिवीजन बाय मीडियंस, मीडियन माध्यिकाएं, माध्यिकाएं एरिया को कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो अगर आपको ध्यान हो तो प्लेन ज्योमेट्री के अंदर ये मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन अभी मैं आपको ये रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी लाइन सामने वाली लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, उसी रेशियो में इनके एरियाज होंगे, बताया है ना अभी पीछे। तो मीडियन की क्या खासियत होती है, मीडियन की खासियत होती है कि सामने वाली लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अगर सामने वाली लाइन को 1:1 रेशियो में बांटती है, तो एरिया को भी 1:1 रेशियो में बांटेगी। तो मीडियन हमेशा ट्रायंगल के एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, ये हम पहले करवा चुके हैं और काफी बेसिक पॉइंट है। और इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड काफी पॉइंट मैं पहले करवा चुका हूं, वो सारे रिवाइज करवाऊंगा आपको। सबसे पहला पॉइंट कि ट्रायंगल सामने वाली साइड को अगर 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो एरिया, आपने करना क्या है दोस्त, आपकी स्क्रीन पर ऐसी ऐसी फिगर्स आएंगी, आपने बताना है कि इनके एरिया का रेशियो क्या है। जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ना 1 and 1, आप इसको रिप्रेजेंट करो अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। इन सभी का एरिया बराबर होता है 1 1 1 1 1, ये चीज मैं पहले आपको करवा चुका हूं, ये बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप तीनों मीडियंस ड्रॉ करते हो तो जो 6 एरियाज अपने पास आते हैं दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में, सिर्फ इक्विलेटरल में नहीं, कई बच्चों को डाउट हो जाता है, दुनिया की किसी भी ट्रायंगल में अगर सारी मीडियंस को ड्रॉ कर देते हो तो जो 6 हिस्से होते हैं उनका एरिया बराबर होता है, ठीक है। पहले प्रूव भी कर चुका हूं मैं ये सारी चीजें, मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पर आएंगी सारी प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। तो हाँ, अब ये है सेंट्रोइड, जहां पर सारी मीडियंस एक दूसरे को काटती हैं, इस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, केंद्रक। तो सेंट्रोइड से जब आप वर्टिसेस को मिलाते हो तो ये सारे एरियाज बराबर हो जाते हैं। हर एक एरिया पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में 1/3 एरिया घेरता है, हर एक क्षेत्र, हर एक हिस्सा। ये कैसे हमने अचीव किया, जब मैंने इसको रब कर दिया, इसका एरिया 1 था, इसका 1 था, तो इसका एरिया हो गया 2। जब मैंने इसको मिटा दिया, इसका एरिया 1 था, 1 था, इसका एरिया भी 2 और इसका एरिया भी 2, पूरी ट्रायंगल का एरिया 6 है, तो इसका एरिया 2, इसका 2, इसका 2, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बजाय दूसरी चीजों को मिटा दूं, अगर मैं ऊपर वाली लाइनों को मिटा दूं, तो कुछ ऐसी शक्ल आएगी, ठीक है। तो अगर अपने पास ये सेंट्रोइड है, ठीक है, इसका सेंट्रोइड होना जरूरी है, ये नहीं है कि कहीं पर भी मिला दोगे। ये किया क्या गया है, ये किया गया है कि ये मीडियन थी, ये मीडियन थी, माध्यिका थी, ये मीडियन थी, उनके ऊपर वाले हिस्से को बस रब कर दिया। अगर ये सेंट्रोइड है और सेंट्रोइड से अगर आप मिड पॉइंट पर इसको लेकर जाते हो तो 3 बराबर हिस्सों में एरिया डिवाइड होएगा, प्लेन ज्योमेट्री में करवा चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर सारे मिड पॉइंट के जितने भी एरिया डिवीजन है सारे कवर करेंगे। अगर आप मिड पॉइंट्स को मिलाकर अंदर एक ट्रायंगल बना देते हो, ऐसे मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, सारे मिड पॉइंट को ऐसे मिलाकर ट्रायंगल के, ये क्या हो गया,
यानी क्या क्लिक हो गया था, डजंट मैटर। ठीक है, अगर हम सारे मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं तो इन चारों रीजन्स का जो एरिया है वो भी बराबर होता है, 1 1 1 1, यानी कि हर एक रीजन का जो एरिया है वो 1/4 होता है। पूरी ट्रायंगल का एरिया अगर 4 है तो हर एक का 1/4 होता है, यहाँ पर हर एक का 1/6 होता है, यहाँ पर हर एक का हाफ है। ठीक है, आपको ये रटना नहीं है, ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो सिमिलरिटी के कारण हो रहा है, बिकॉज जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, पहले मैं प्रूव कर चुका हूँ सारी चीजें, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है अगर आप मिड पॉइंट को मिलाते हो तो ये वाली साइड सामने वाली साइड की हाफ होती है। ऐसे ही बिकॉज ये मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो ये वाली भी हाफ हो गई, ये वाली भी हाफ हो गई। तो ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है पूरी बड़ी ट्रायंगल के से, और उससे हाफ है, अगर साइड हाफ है तो एरिया 1/4 हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां पर अगर मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो 1 1 1 1 चारों एरिया बराबर होते हैं। ठीक है, आगे यहां पर मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, मैं सिर्फ हिंट दूं। यहां पर मैंने किया क्या है, ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड केंद्रक। तो ये वाला केस हमने लिया है, आप बोलोगे जी हाँ लिया है। उसके अंदर यहां से हमने सेंट्रोइड तक ये सारे पॉइंट मिला दिए। तो जो अंदर ये ट्रायंगल बनी है ना, ये वाली जो ट्रायंगल बनी है, बाहर वाली ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, जो केंद्रक है, वो अंदर वाली ट्रायंगल का भी केंद्रक होता है, उसका भी सेंट्रोइड होता है अंदर वाली का। अब आप बोलोगे सर कैसे, प्लेन ज्योमेट्री में प्रूव कर चुके हैं, वैसे है वहां पर देखो, याद नहीं है तो, या फिर खुद प्रूव करो, बता चुका हूं वहां पर एक बार। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये अंदर वाली ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड है। तो इस केस को देखो जरा, इस केस को, ऐसा ही केस कुछ है, तो इन तीनों का जो एरिया है वो बराबर होगा। अगर अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट है, 1 1 1 3 यूनिट, अब इस केस को देखो, इसका एरिया जितना होएगा उतना ही इन सब का होएगा। ये 1/4 है भैया पूरी ट्रायंगल का, ये सारे 1/4 है, तो इसका एरिया अगर 3 है तो इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। ठीक है, वो देखो अब की बार मैंने किया क्या, मैंने सारी मीडियंस भी मिला दी, ये वाला केस, और ये सारे मिड पॉइंट भी मिला दिए ऐसे। तो सिंपल सी बात है, ये अंदर वाली ट्रायंगल के लिए ये सारी लाइनें मीडियन का काम करेंगी, अंदर वाली ट्रायंगल के लिए भी ये उसका सेंट्रोइड होएगा। तो ये वाला केस यहाँ पर देखो जरा, ये इस ट्रायंगल के पेट में ऐसा ही कुछ दिख रहा है, सारी मीडियन ड्रॉ कर रखी है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इन सब का एरिया बराबर है। अब अगर इस अंदर वाले टुकड़े का एरिया 6 है तो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, क्यों, इसका जितना एरिया होगा उतना ही इन सब का एरिया होगा भैया, मिड पॉइंट को मिलाकर बना रखा मामला। ठीक है, अगर इसका एरिया 6 है तो इसका एरिया भी 6, अब इसका एरिया 6 है तो ये भी 3, ये भी 3, क्यों, बिकॉज ये मिड पॉइंट है इस वाले ट्रायंगल में, ये मीडियन है, ये सारी चीजें प्रूव कर चुका हूं। तो ये 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है, सिंपल बात है। वो बताओ अब क्या होगा मामला, ये वाला मामला नीचे इसके पेट में है, देखो ये वाला मामला, ये सेंट्रोइड है, ये गोल गोल, तो अगर ये 1 1 1 है तो ये भी 1 1 1 है। अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया कितना है, अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया दोस्त 1 1 1 3, अगर अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, कहां से, यहां से। ठीक है, तो अब इस 3 को मेरे को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तो इसको मैंने मान लिया 2 2 2 2 2 2। अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया है 6, अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया 6 है तो इसका भी एरिया 6 है, 3 3 3 3 3 3, ये इनका रेशियो है। ये रटने नहीं है, मैंने रट नहीं रखे हैं, पहले भी आपको समझाए हैं अच्छे से। ठीक है, आपको ये समझने हैं, अपने नोट्स के अंदर ये लिख लेने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या खुद अपने हाथ से अपने नोट्स के अंदर बनाओगे, दैट वुड बी ग्रेट। देन नेक्स्ट, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर। ठीक है, आपने करना क्या है, डी ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ट्रायंगल के, तो आपने कितने फ्रैक्शन या कितने परसेंटेज एरिया शेडिड है ये आपने बताना है। ठीक है, बताओ, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कितना शेडिड है, 1/4, क्योंकि अगर आप मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो चारों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है, चारों ट्रायंगल्स का एरिया दिख रहा है ना, यहां पर 1/3, ऐसे आंसर आना चाहिए। डीई ये मिड पॉइंट है, डीई, तो यहां से भी अगर मैं सेंट्रोइड से खींचूं तो टोटल कितने इलाके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 का एरिया क्या है, बराबर है। और यहां पर ये जो हिस्सा है ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसने 2 कवर कर लिए,
6 में से 2 यानी कि 1/3। ठीक है, क्लियर है? आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, मेरे बताने से पहले बताओ। ये 1/4 है, ये 1/3 है, ये कितना होगा भाई? 1/6 1/6 एंड 1/12, तो 2 1/6, तो 2 2 2 4 5/12 हो गया शायद, देख लेते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप इसको भी खींच दोगे ऐसे, इसको भी ड्रॉ कर दोगे, ये भी हमने ड्रॉ कर दी, ये भी हमने ड्रॉ कर दी, इसका एरिया कितना हो गया? इसके एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 1/6, इसका एरिया कितना होएगा? आप बोलोगे सर 1/6 ना, ये 6 में से 1/6 1/6। और जब भी ऐसे ड्रॉ किया जाता है, मान लो जब भी ऐसे मीडियंस हैं, जब भी ऐसे मीडियंस हैं, ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया होता है 1/12। अब आप बोलोगे सर ये आप हमें रटवा रहे हो, मैं रटवा नहीं रहा, ये मैंने पहले आपको समझा चुका हूं, अब फिर से समझाऊंगा। बस मैं आपके सामने बार बार 1/12 मेंशन करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। खुद याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है और बच्चे फंस जाते हैं। तो ये क्यों 1/12 है मैं इजीली आपको बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो, और इसको कई तरीके से हम 1/12 साबित कर सकते हैं। यहां पर आपका मेन काम है मेरे साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, अपने दिमाग को चैलेंज करना। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ कि हम इसको टारगेट कर रहे हैं ना, इसको, आप बोलोगे जी हाँ इसको टारगेट कर रहे हैं, इसको, ये 1/12 है, ये मैं आपको एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल DEF की मैं बात कर रहा हूँ, DEF, DEF, ये पूरी, आप बोलोगे जी हाँ DEF की बात कर रहे हो, तो ट्रायंगल DEF का एरिया कितना है? 1/4 है। ट्रायंगल DEF का एरिया 1/4 क्यों है? जब हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/4 होगा, हर एक ट्रायंगल का एरिया 1/4 होता है ऐसे। ठीक है, तो DEF 1/4 है, और ये सेंट्रोइड है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब ये सेंट्रोइड है, इससे आप ऐसे मिलाते हो तो ये 1/3 होता है ना, ये 1/3 1/3 1/3, तो ये 1/3 है। तो पूरी ट्रायंगल का जो 1/4 है उसका 1/3 है, 1/4 का 1/3 यानी कि 1/12वां हिस्सा है। पूरी ट्रायंगल का चौथा हिस्सा ये है, उसका तीसरा हिस्सा ये है। इसको ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है, और भी कई तरीके हैं, कई तरीकों से इसको प्रूव किया जा सकता है, और भी कई तरीकों से प्रूव करके दिखाऊं। चलो वहां पर प्रूव कर लेते हैं। तो एक तो हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं कि भाई इसका एरिया जो है वो 1/6 है, इसका एरिया जो है 1/6 है, इसका एरिया जो है 1/12 है, तो ये क्या है? 2/12, 2/12, 1/12, 2 और 2 4 और 1 5/12, तो ये पूरा शेडेड रीजन कितना हो गया? 5/12। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, इसका एरिया मुझे बता सकते हो कि नहीं, इस व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया? आप बोलोगे सर ये तो मैं इजीली बता दूंगा, ये तो 1/4 होता है सर, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो ठीक है, ये 1/4 है। इसका एरिया मुझे बता सकते हो कि नहीं? सर ये तो 1/3 होता है। 1/3 क्यों होता है? बिकॉज ये सेंट्रोइड है दोस्त, बिकॉज ये सेंट्रोइड है, केंद्रक है, यहां से मीडियंस पास हो रही है ना, यहां से मीडियंस पास हो रही है, तो जो सेंट्रोइड है उसको जब आप ऐसे अटैच करते हो तो 3 बराबर हिस्सों में बढ़ता है ना, तो आप शेडेड पोर्शन का एरिया नहीं निकाल पाए मान लो, लेकिन आप खाली का तो निकाल पाए ना। ये 1/4 है, ये 1/3 है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 1/4 और 1/3 को जोड़ो तो ये 7/12 हो जाएगा। तो फिर शेडेड कितना हो जाएगा? 1 - 7/12, 5/12। सिंपल सी बात है, क्लियर है? और इसको बहुत ज्यादा तरीकों से हम 1/12 प्रूव कर सकते हैं उसको। इसको फिर से 1/12 प्रूव करने की कोशिश करें।
कैसे करने की कोशिश करें इसको, देखते हैं। एक और तरीके से प्रूव करने की मैं कोशिश करता हूँ। जो सेंट्रोइड जो है वो 2:1 रेशियो में बांटता है एरिया को, ठीक है, 2:1 रेशियो में बांटता है एरिया को। अब देखो, अब आप इस ट्रायंगल को देखो एक बार, और यहाँ पर 1:1 है रेशियो। पूरी ट्रायंगल एबीसी को देखो एक बार, आप बोलोगे जी सर देख लिया। अब पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये देखो, आप यहां से एक लाइन ड्रॉ हुई है, यहां से एक लाइन ड्रॉ हुई है, आप बोलोगे जी हाँ, तो बिकॉज ये मीडियन है, ये मध्य का है, तो 1:1 रेशियो में बांटेगी, आप बोलोगे जी हाँ बांटेगी। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया मैं 12 मान लेता हूँ एक बार, ठीक है, पूरी ट्रायंगल का एरिया मैं एक बार 12 मान लेता हूँ ताकि फ्रैक्शंस में ना आए। तो ये लाइन इस पूरी ट्रायंगल के लिए मीडियन है, तो इसका एरिया भी 6 होगा, इसका एरिया भी 6 होगा, आप बोलोगे जी हाँ इस पूरे का एरिया 6 है, ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर देखो, मैं नाम दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखो ट्रायंगल एडीसी के अंदर, एडीसी के अंदर, एडीसी के अंदर ये वाली लाइन यहां से यहां पर जा रही है, कहां पर, मिड पॉइंट पर जा रही है। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 था, 6 इसका, 6 इसका, 6 में से 3 इसका और बाकी का 3 इसका, आप बोलोगे जी हाँ ये बात तो है, बाकी का 3 इसका, इस ट्रायंगल का डीईसी का। और डीईसी में अगर 3 एरिया डीईसी का है, तो अब यहां से ये वाली लाइन सामने वाले लाइन को 1:2 रेशियो में बांट रही है, तो एरिया भी 1:2 में बटेगा, तो 3 को 1:2 में बांटोगे तो ये 1 और ये 2, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 था, इसका एरिया 1 है ना, सिंपल सी बात है, क्लियर है, ठीक है। और भी कई तरीके से इसको कर सकते हैं, आपका दिल हो वैसे आप कर लेना इसको, नॉट ए बिग डील। तो इस चीज को मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको याद ना करनी पड़े कि इस रीजन का जो एरिया है दैट इज 1/12, ठीक है, इस रीजन का जो एरिया है दैट इज 1/6, ये छठा हिस्सा है, वो ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये छठा हिस्सा है 1/6, और ये क्या है, ये 1/3 तीसरा हिस्सा है। क्यों, क्योंकि ऐसे सेंट्रोइड से मिल रहा है तीसरा, और ये क्या है, ये 1/4 है। तो सारे केसेस कवर हो गए इसके अंदर, देखो इस फिगर के अंदर ऑलमोस्ट लगभग सारे केसेस कवर हो गए। 1/4 वाला भी हो गया, 1/6 वाला भी हो गया, 1/3 वाला भी हो गया, 1/12 वाला भी हो गया। तो इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लो, रटने की जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट अपने जैसे पाइथागोरस की तरह अपने साथ रेडी पड़ा है ये रिजल्ट, कई बार अगर यूज करना पड़े तो बस ये है, ठीक है। तो अब दोस्त ये, हाँ अब इसके ऊपर पूरी राम कहानी हुई है तो इसका आंसर है 1/12 ना। कितना पोर्शन शेडेड है, 1/12। ये बताओ अब कितना पोर्शन शेडेड है, मुझे बताया जाए। साफ साफ दिख रहा है कि 1/4 है, साफ साफ मुझे क्यों दिख रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ट्रायंगल के अंदर ये एक ट्रायंगल है, ये पूरी ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर ये 4 हिस्से होते हैं, आप बोलोगे जी हाँ। तो इन 4 हिस्सों में से इन चारों हिस्सों का एरिया बराबर होता है, आप बोलोगे हाँ। तो इसका एरिया देखो आधा ले रखा है इसका, ये जो 1/4 हिस्सा है उसका एरिया आधा ले रखा है, और यहाँ पर इसका एरिया भी आधा ले रखा है। इसको और इसको अगर मैं एक जगह पर मिला दूंगा ये तो पूरा कंप्लीट 1/4 हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, समझ गए। ये मीडियन से अगर मैं सिर्फ मिड पॉइंट्स को मिलाऊं तो इसका एरिया 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, ठीक है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो अगर ये 1/4 है तो उसका भी हाफ कर दिया मिड पॉइंट पर जाकर, तो ये 1/8 हो गया, और ये भी 1/8 हो गया, सिर्फ उसी तरीके से ये 1/4 है उसका भी हाफ, टोटल 1/4 हो गया। वो बताओ अब सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन ये कितना होता है, ये पूरा 1/4, उसका हाफ ले रखा है यहाँ पर, उसका हाफ कितना हो गया 1/8, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया, अंदर वाली का पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में चौथे हिस्से का होता है 1/4। तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया 1/4 है, लेकिन उसका भी 6th पोर्शन ले रखा है यहाँ पर शेडेड, तो 1/24, तो 1/24 यहाँ पर है, 1/8 यहाँ पर है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर नीचे 3 से गुना करोगे तो 3/24, तो 3/24 और 3 और 1 4/24, 1/6, 1/6 वहां पर शेडेड है, वहां पर कितना शेडेड है 1/6। या फिर एक और आपको चीज बताऊं, मेरे को एक बात बताओ,
कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये दोनों बराबर है ना, अगर मीडियन स्ट्रोक रही है। आप बोलोगे जी हाँ 6 के 6 बराबर हैं, अगर हमने मीडियन स्ट्रोक की है, माध्यिकाएं बनाई है 6 के 6 बराबर हैं, तो वहां पर इस नीचे वाले के बजाय अगर मैं ये ऊपर वाला ले लूं तो उसमें क्या गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाली ट्रायंगल में ऐसे मीडियन स्ट्रोक की गई है, डी ई एफ मिड पॉइंट है ना, तो अंदर वाली ट्रायंगल के लिए मीडियंस हो गई। ये चीजें हम प्रूव पहले कर चुके हैं, बार बार हर एक क्वेश्चन के साथ नहीं करेंगे, है ना। तो ये वाला और ये वाला बराबर है, तो मैंने इसकी जगह ये ले लिया। अब ये देखो, ये तो भैया वो तो ये तो वही 1/6 वाला केस हो गया, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये तो यही वाला केस हो गया। अगर हम इसकी जगह पर इसको ले पाए तो डायरेक्टली आंखों आंखों में ही, नजरों नजरों में ही 1/6 देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डरना नहीं है, आपकी तैयारी बहुत तल्लीनता के साथ मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बस बने रहो, समझने की कोशिश करते रहो, जितना समझ में आए उतना समझते रहो, और ज्यादा समझने की कोशिश करते हो, बार बार चीजों को रिपीट करते रहो बस। तो भाई आगे हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स। आपने बताना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो बताना है। फिर यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल हैं इनके एरियाज का रेशियो बताना है। फिर आगे और भी कई क्वेश्चन। ठीक है, एक बार हम वार्म अप कर लेते हैं, फिर हम एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बताओ, अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ ए बी साइन थीटा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास दो साइडों की लंबाई हो और उनके बीच का एंगल हो, तो हाफ ए बी साइन थीटा से हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 के एरिया का रेशियो बताना है, तो बहुत इजी है। ट्रायंगल नंबर 1 बटे ट्रायंगल नंबर 2। मेरे को एक बात बताओ, दोनों के अंदर हाफ आएगा ना, दोनों के अंदर आएगा हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। तो हाफ और हाफ तो मैं ना लिखूं, फिर मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा, सिर्फ रेशियो बताना है, हाफ से हाफ कट जाएगा। 5 इंटू 6 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2। उस ट्रायंगल का एरिया हाफ ए बी साइन थीटा, 8 इंटू 7 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देन 2 तिये 6, 2 चौके 8, 5 तिये 15 √3 बटे में 7 चौके 28। यही था, ये आंसर। ठीक है, तो क्लियर है, समझ में आ गई, इजी है। इस फॉर्मूले को यूज करना आपको मैं सिखा रहा हूं, फिर बाद में क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे ताकि आप सीख चुके हो, वहां पर अपना टाइम वेस्ट ना हो। पहले ये तो करें, एक बार ये करो। तो भैया अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो वो वाला भी 90 डिग्री का होगा उधर, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है। और ये एंगल बाइसेक्टर है बीडी, ये दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ। तो अब मुझे बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी, तो ये जो बीसी है इसकी लंबाई को मैंने मान लिया एक्स, बीसी की लंबाई मुझे पता नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होएगा बताओ मुझे। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर ऊपर जब आप एबीसी का एरिया निकालोगे तो हाफ यूज होएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट, बिकॉज ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाफ, देखो जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है, मान लो ये ए है ये बी है, तो एरिया क्या होएगा, हाफ इंटू ए इंटू बी। आप साथ में, बिकॉज ये थीटा गिवन है, तो आप साइन थीटा भी लिख सकते हो कि सर मैं तो हाफ ए बी साइन थीटा यूज करूंगा। तो जब आप साइन 90 ऐसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट गिवन है ना। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ तो मैं लिखूंगा नहीं दोस्त, बिकॉज इसके अंदर भी हाफ लिखा जाएगा, इसके अंदर भी वो कैंसिल आउट, लिख ही देते हैं, क्या भाषणबाजी करनी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 इंटू एक्स इंटू 8। ठीक है, अब बीसीडी के अंदर देखो, बीसीडी, क्या आपको इसकी दो साइडों की लंबाई पता है। आप बोलोगे जी हाँ पता है, इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई 15 है, और बीच का एंगल 45 है। तो लिखो हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन 45, हाफ एक्स इंटू 15 इंटू साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो √2 पलट कर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 8√2/15। ठीक है, इस साइड की लंबाई हमें नहीं पता थी, फिर भी हम एरिया का रेशियो निकाल पाए।
ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन करोगे, यहां पर गिवन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट जो है ये इस लाइन को 1:4 रेशियो में बांटता है। ये रेशियो गिवन है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं गिवन है। ठीक है, 1:4 रेशियो, 3:5 रेशियो। ये इस हिस्से का एरिया 21 है, तो इस हिस्से का एरिया आपने निकालना है। यहां पर ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों बराबर हैं। ये पॉइंट 1:1 रेशियो में बांट रहा है। यहाँ पर एरिया 16 है और इन साइड्स का रेशियो 3:4 है। इसका एरिया निकालना है। यहाँ पर ये वाली साइड इसके पैरेलल है। इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई गिवन है, इसकी बेचारी की सिर्फ 2 की लंबाई गिवन है। ये पैरेलल है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया भी गिवन नहीं है। यहाँ पर ये पूरी साइड की लंबाई 9 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 5 है, ये 8 है, ये एंगल गिवन है 60 है, ये 14 है ये साइड। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज गिवन है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको इसकी लंबाई निकालनी है। यहाँ पर भी एक्चुअल चीजें गिवन है, रेशियो नहीं गिवन है। ठीक है, इन दो जगह रेशियो गिवन है। तो अब आप निकालो, मैं इनका सोल्यूशन बताता हूँ, बिकॉज मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने कोशिश की होगी सारों की। तो अब देखो, जब भी आपके सामने ऐसा कोई केस आए, ठीक है, कि मान लो ये 2:3 रेशियो में बट रहा है, ये 3:4 रेशियो में बट रहा है और यहाँ पर एंगल है थीटा। तो मेरे को एक बात बताना जरा, तो हम ट्रायंगल BDE और ABC का रेशियो एरिया का बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जब आपने BDE को रिप्रेजेंट करना है तो आपने करना क्या है, BDE के लिए सिर्फ BD की साइड लो। ये BDE को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ इसकी लंबाई लो, 3 × 2। और जब पूरी ट्रायंगल ABC को रिप्रेजेंट करना है तो पूरी साइड लो, 3 और 4 7 × 2 और 3 5, तो 3 दूनी 6/35। ये इनका रेशियो है। अगर इसका एरिया 6 है तो पूरी ट्रायंगल का 35 है। इसका एरिया 6 है, पूरी ट्रायंगल का 35 यूनिट है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 29 है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा आपने यही करना है, आपके टिप्स पर ये चीज होनी चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपने यूं रेशियो निकालना है, 3 दूनी 6/7 × 5 = 35, 6/35 है भाई, ये ऐसे बोलना। ठीक है, हुआ क्यों वो मैं बता दूंगा। वो मामला क्या है, हम ज्यादा जल्दी में क्या। चलो, मान लो दिस इज 4:1 एंड दिस इज 2:3। ठीक है, और ये एंगल हमने मान लिया थीटा। बड़ी वाली ट्रायंगल है ABC और छोटी वाली ट्रायंगल है BDE। तो ट्रायंगल BDE का एरिया क्या होगा, कैसे निकाल लोगे। तो अब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रेशियो बताए हैं, 2:3, 4:1, तो ये एक्चुअल चीजें नहीं बताई हैं। तो हम इनके एरिया का रेशियो निकाल पाएंगे, यहाँ पर एक्चुअल एरिया नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें एक्चुअल साइड ना पता हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ पर ये रेशियो गिवन है तो इसको मैंने मान लिया 4A और इसको मैंने मान लिया 1A। ऐसे ही मानना पड़ेगा, 4A 1A। ये साइड की लंबाई अलग है, ये अलग है, इसको 2:3 रेशियो में बांट रखा, तो ये मैंने 2B और ये मैंने मान ली दोस्त 3B। ठीक है, तो ट्रायंगल BDE का एरिया क्या होएगा, ट्रायंगल BDE का एरिया होएगा, देखना अब आप जरा, हाफ इंटू AB साइन थीटा। BDE हाफ AB साइन थीटा, यानी कि हाफ इंटू 2B इंटू 4A इंटू साइन थीटा। ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया होएगा हाफ AB साइन थीटा, यानी कि हाफ इंटू 3 और 2 5B इंटू इस वाली साइड की लंबाई 5A इंटू साइन थीटा। अब है क्या, बिकॉज ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है और बड़ी वाली ट्रायंगल है, इन दोनों के अंदर ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों के एरिया में इसी का साइन थीटा आया है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर हाफ आता है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पर 2B 4A, इस ट्रायंगल के अंदर भी B और A आया,
बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर भी 5B 5A ए और बी आए तो दोनों के ए और बी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ वो बचा जो मैंने आपको बताया था। तो जब भी इन फ्यूचर जब भी ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि ये कई बार आई है और कई बार आएगी, तो छोटी वाली ट्रायंगल की आपने सिर्फ छोटे वाली ट्रायंगल की साइड लेनी है। छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड 4 है, एक 2 है, बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल के अंदर छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, तो सिर्फ ये 2 साइड लेनी है। ऊपर यही बचे होंगे, देखो 4 और 2। फिर आपने बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड लेनी है। ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड कितनी है, 4 और 1 5। और ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2 और 1 2 और 3 5। 4 दुनिया 8/25 ये रेशियो है। रेशियो क्या है, छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया। अगर छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया 8 है तो बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया 25 है, तो 25 में से 8 गए, इसका एरिया 17 होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये चीज आपको बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप यूज कर पाओगे, यहां पर यूज करने की कोशिश कीजिए। तो भाई देखो, छोटे वाले ट्रायंगल की कौन सी 2 साइड हैं, 4 और 3। और पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की क्या साइड है, 4 और 1 5 8। और यहां पर क्या है, 3 और 5 8, 4 दूनी 8। तो इनका रेशियो हो गया 3:10। अगर छोटे वाली ट्रायंगल का एरिया 3 है तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 10 है। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 10 है, उसमें से 3 यहां पर है, तो बाकी का 7 यहां पर होएगा। छोटी ट्रायंगल का एरिया पूरी बड़ी ट्रायंगल के कंपैरिजन में आता है, तो छोटी का 3 है, पूरी का 10 है, तो ये 7 होएगा। अब देखो, 9 है। हमने तो सिर्फ रेशियो निकाला है, ये 3 है तो ये 7 है, तो 7 की जगह एक्चुअल वैल्यू है 21 यूनिट, तो 3 की जगह एक्चुअल वैल्यू 7 का 3 गुना 21, 3 का 3 गुना 9, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब वो निकालो, ये बताओ। तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रखा है, मैं इसको ए और ए भी मान सकता हूं, लेकिन मैं इसको सिर्फ 1 और 1 मानूंगा, बिकॉज मैंने आपको बता दिया है कि ए और बी यहाँ पर मानने से फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा है। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा बराबर होते हैं, तो क्या आप इस हिंट के ऊपर काम कर सकते हो क्या? इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इधर वाली का हमें ये पता है ए, ये पता है 4, तो 1 इंटू 4 साइन थीटा, यही होता है ना, हाफ ए बी साइन थीटा, तो हाफ तो मैं लूंगा नहीं, दोनों में कैंसिल आउट होएगा। इस वाली ट्रायंगल का एरिया 1 इंटू 4 साइन थीटा, 1 इंटू 4 साइन थीटा। इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा अगर मैं इस एंगल को इंक्लूड करूं तो 1 + 1 2, 2 इंटू 3 साइन 180 माइनस थीटा। और मैंने आपको एक बात बताई, साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 2:3 रेशियो है। इधर वाली ट्रायंगल का एरिया और इस वाली ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है 2:3। अगर इसका एरिया 2 यूनिट है तो इसका एरिया 3 यूनिट है, तो 2 की जगह अगर 16 है, 2 8 16, तो 3 की जगह 3 8 24, तो इसका एरिया 24 यूनिट होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना? ये निकालो अब। तो भाई ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा होएगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा। यहाँ पर जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बोलोगे जी हाँ। तो नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना इस थीटा के रिस्पेक्ट में, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना इस थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 14 इंटू 15 साइन थीटा, ऊपर वाली का होगा हाफ इंटू 15 इंटू 17 साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इनका रेशियो निकाल सकता हूं। ट्रायंगल बीसीडी का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल बीसीडी का हाफ तो मैं लूंगा नहीं किसी भी केस में, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 इंटू 15 साइन थीटा, और ऊपर वाली का क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, 17 इंटू 15 साइन थीटा। तो साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर,
बिकॉज लाइनें पैरेलल थी, इक्वल थे, और दोनों के अंदर ये साइड इंक्लूड हुई है, 14 इंटू 15, 15 इंटू 17, ये साइड भी कैंसिल आउट होगी, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हो गया 14:17। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 14 है तो इस ट्रायंगल का एरिया 17 है, तो हमने तो इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालें? रेशियो तो आ गया, आगे बताओ। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइडें गिवन है क्या? तीनों भुजाएं गिवन तो हैं, तो इसका एरिया निकालो, हीरोन्स फॉर्मूला। और ये एक काफी फेमस ट्रायंगल है, फेमस यानी कि एग्जाम के अंदर बार बार आती है। एग्जाम के अंदर बार बार क्यों आती है, मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि इसकी तीनों साइड इंटीग्रल हैं, और उसके बाद जो इसका एरिया है वो भी इंटीजर में आता है। जनरली होता क्या है, जब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हो, हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर रूट होता है, तो रूट के अंदर हर एक बार चीजें सोल्व नहीं होंगी। आप 15, 16, 17 ले लोगे तो चीजें सोल्व नहीं होंगी, रूट के अंदर रूट ही रह जाएगा। एक आधे केसेस में ही क्या होता है कि वो सोल्व हो जाता है, वो स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंबाइन करके। मैं भी निकाल लेता हूँ कंबाइन करके कि कौन कौन से देंगे, है? तो 13, 14, 15, तो इसलिए मेरे को इसका एरिया याद है कि जब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हो तो इसका एरिया 84 आता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्या चीजें रट के बैठे हो, क्या हो गया? ये क्या क्या चीजें रट कर बैठे हो? मैं रट कर नहीं बैठा, मैं आपको ये बता देता हूँ 13, 14, 15 की ट्रायंगल बनी कैसे। फॉर फन फैक्ट, रटने के लिए नहीं बता रहा, जस्ट फन फैक्ट, थोड़ा सा फन हो जाए मैथ्स में। 13, 14, 15 है, एक 5, 12, 13 वाली ट्रायंगल लेते हैं एक, तो है 5, 12, 13, तो एक ट्रायंगल तो आगे भी 5, 12, 13 की, तो दूसरी ट्रायंगल हमें लेनी पड़ेगी 13 वाली आगे, तो 5 के साथ हम 9, 12, 15 की ले लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ना आपने, 5, 12, 13 की। अगर ये 12 है, इसके साथ मैं 3, 4, 5 वाला ट्रिपलेट यूज कर लूं कि 4 का 3 गुना, 3 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, 15। मैंने किया क्या है पता है? मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर खड़ी की 5, 12, 13 की, फिर इस 12 के साथ मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर खड़ी कर दी 9, 12, 15 की, तो क्या हो गया, एक पूरी ट्रायंगल आ गई। ये पूरी साइड की लंबाई कितनी होगी? 14, ये 13, ये 15, तो 13, 14, 15 की ट्रायंगल बन गई। और मुझे पता है कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है जी 30, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 9, ये 6 है ना, 9, 54, तो इन दोनों का एरिया 84 है। तो ये जो केसेस हैं ऐसे बनाए जाते हैं, वैसे ही मजे के लिए आपको बता रहा हूँ, ये रटने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे बनाए जाते हैं। और भी कई केसेस है मैंने बना रखे हैं, साइड इंटीग्रल है और उसका, लेकिन वो रटने का फायदा नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। कैसे आए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो 13, 14, 15 के ऊपर जब आप पाइथागोरियन, जब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो इसका एरिया आ जाएगा 84, ठीक है? तो इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या था? 14:17। तो ये 14 है तो ये 17 है, ये 14 का 6 गुना है तो वो 17 का 6 गुना, इसका एरिया 102 स्क्वायर यूनिट हो जाए, ठीक है? अदरवाइज मैं एक और बात यहां पर आपको बताऊं, मेरे को एक बात बताओ, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, या फिर इससे पहले दूसरी बात बताओ, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन, ठीक है? यहां पर मैंने दो ट्रायंगल्स बनाई, एक ट्रायंगल तो बनाई ऐसे, ठीक है, हुँ? और एक ट्रायंगल बनाई ऐसे, ठीक है? एक ट्रायंगल मैंने बनाई ए बी सी, एक ट्रायंगल मैंने बनाई ए सी डी। तो इन दोनों ट्रायंगल की हाइट तो सेम होगी ना, बिकॉज ये पैरेलल लाइन के बीच में है ना। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है? इस ट्रायंगल का बेस है ये ए बी सी का, और ऊपर वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? ये है। तो हाइट तो दोनों की सेम होगी, बिकॉज दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, हाइट तो सेम होगी। तो इनका एरिया सिर्फ इनके बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका बेस डबल उसका एरिया डबल, ठीक है? तो अगर इसका एरिया, इसका बेस 14 है, इसका बेस 17 है, तो इनके एरिया का रेशियो 14:17 हो जाएगा। जस्ट फॉर द फन बता रहा हूं। यहां पर देखो, इस वाली ट्रायंगल की जो हाइट है, अगर आप इसको बेस मानो तो सेम होएगी। आप बोलोगे जी हाँ, जितनी इसकी होएगी अगर आप इसको बेस मानो, तो हाफ इंटू 17 इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू हाइट, हाइट तो दोनों की सेम है बिकॉज ये पैरेलल है। तो हाइट से मत, सिर्फ बेस पर एरिया डिपेंड कर रहा है। तो ये 14 है, ये 17 है, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि इसका एरिया अगर 14 होगा तो इसका एरिया 17 है, डायरेक्टली भी बोला जा सकता था, ठीक है? और मजे नहीं आए तो इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं, आगे सब कुछ इस तरीके से सिखाऊंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है? वो निकालो,
तो सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा, मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकाला जा सकता है, अपने पास दो साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल है, तो हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं हाफ ए बी साइन थीटा से। तो इसका एरिया निकालना इज नॉट ए बिग डील, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हमें इसके और इसके एरिया के बीच में रिलेशन, रेशियो आप निकाल सकते हो। ये वही तो केस है जो ऊपर था, उसी टाइप का केस है, तो निकालने की कोशिश करो। बताओ, रेशियो निकालने की कोशिश करो। ट्रायंगल एबीसी में और डीबीई में हमने एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम यूज क्या करते हैं ऐसे केस में? फिर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, और साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा दोनों सेम होते हैं, तो वो कैंसिल आउट होंगे, तो वो भी यूज करने की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ साइड का प्रोडक्ट भी यूज कर लें तो भी बात बन जाएगी, लेकिन मैं सब कुछ लिख कर दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ जी, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा, जिसको मैंने लिख दिया थीटा डैश। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल एबीसी का। सब कुछ लिख कर दिखाऊंगा, वो टेंशन मत लो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो जाएगा, मैं सिर्फ रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट एरिया निकाल सकता हूं उसका, है ना, हाफ ए बी साइन थीटा से। सिर्फ रेशियो ए बी इंटू बी सी साइन 180 माइनस थीटा। तो अब ये ए बी की लंबाई कैसे निकालोगे भाई? ए बी की लंबाई ये तो आप निकाल सकते हो इजीली। भैया आपके पास दो साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री, सामने वाली साइड की लंबाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल कब यूज करोगे? यूज करो अभी, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, यानी कि 80 इंटू कोस 60। कोस 60 होगा जी 1/2, 2 से जाएगा 40 पर, तो ये कितना हो गया? 89 माइनस 49 माइनस 40, 49, एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी जी 7, और ये पूरी 9 है, ये पूरी 9 है, 7 ये है, तो ये बच जाएगी जी 2। ठीक, जी हाँ। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया 7 इंटू 5 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, 7 इंटू 5 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। ट्रायंगल डीबीई का एरिया दिस इंटू साइन थीटा, तो यानी कि डीबी जो कि 9 है, 9 हाफ तो मैंने लिया नहीं, हाफ तो दोनों में कट जाएगा, 9 इंटू ये यहां से यहां तक क्या है 14, 9 इंटू 14 इंटू साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इनके एरिया का रेशियो क्या है? 5/18, 5:18। अगर इस वाली ट्रायंगल का एरिया 5 है तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया 18 है, हमें रेशियो मिल गया। तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, निकाल तो सकते हो, हाफ ए बी साइन थीटा, दो साइड गिवन है, बीच का एंगल गिवन है, तो निकालो। हाफ इंटू 8 इंटू 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन 60 इज √3/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10√3, तो इस 5 को रिप्रेजेंट करता है 10√3, इसका डबल और √3, 18 को रिप्रेजेंट करेगा, 18 का डबल 36, और √3 चिपका दो, तो 36√3, ये इसका आंसर है। इसका एरिया क्या होगा? 36√3। अब एक और कंसेप्ट कर लेते हैं भाई प्यारा सा, फिगर्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। फिगर्स जब सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनो। एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज का एरिया किस किस चीज पर डिपेंड करता है? समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही, वो भी बेस और हाइट पर डिपेंड करता है। अगर अपने पास दो पैरेलल लाइंस हैं और मैं यहां पर एक पैरेललोग्राम बना दूं, मान लो मैं यहां से लेकर यहां तक एक लेंथ लूं ए बी, और इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम बना दूं ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। ठीक है,
तो मैंने ABCD बनाया और मैंने लेंथ क्या ले रखी है, मैंने बेस क्या यूज कर रखा है, AB। अब अगर मैं एक और पैरेललोग्राम बना दूं ऐसे, ABMN, तो मेरे को एक बात बताओ, पैरेललोग्राम ABCD और ABMN इन दोनों का बेस कितना है? आप बोलोगे जी बेस तो सेम है AB, ठीक है। एरिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, बेस और हाइट पर, तो इनका बेस दोनों का सेम है। और हाइट, हाइट तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा सेम रहती है, हमेशा बराबर रहती है पैरेलल लाइन से। तो ये जो दोनों पैरेललोग्राम है, इन दोनों का बेस भी सेम है, इन दोनों का हाइट भी सेम है, तो इन दोनों का एरिया हमेशा सेम रहेगा। तो एग्जामिनर जब भी ऐसे करे कि दो पैरेललोग्राम बना दे सेम बेस पर और सेम हाइट के, यानी कि पैरेलल लाइंस के बीच में बना दे, तो क्या होएगा, उनका एरिया सेम होएगा। अगर यहां पर भी मैं ऐसे पैरेललोग्राम बना दूं, ये वाला ABPQ, ये वाला ABPQ, तो इसका एरिया भी उन्हीं दोनों के बराबर होएगा। और जरूरी नहीं है मैंने AB बेस के ऊपर बनाना है। अगर मान लो AB बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो मैं कहीं और मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लूं और सेम हाइट का पैरेललोग्राम बना दूं ऐसे, तो समझ पाए ना, कहीं और मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ले ली और उन्हीं पैरेलल लाइन के बीच में, तो बेस तो सेम हो गया जी हाँ, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो हाइट भी सेम होगी, तो इन सारे पैरेललोग्राम्स का एरिया जो है वो इक्वल आएगा। नंबर 1 बात, ठीक है। अब मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, कौन सा, ABCD। इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? इस पैरेललोग्राम का एरिया है दोस्त, जो भी है बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसी बेस को लेकर एक ट्रायंगल बना दूं, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होएगा, ABE। इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, बेस इंटू हाइट। इस पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल देखो, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का दोनों का बेस सेम है, आप बोलोगे जी हाँ सेम है। दोनों की हाइट सेम है, जी हाँ सेम है। अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम ने सेम बेस और सेम हाइट यूज कर रखा है, तो पैरेललोग्राम के एरिया में हाफ नहीं होता, वो बेस इंटू हाइट होता है। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ट्रायंगल का एरिया उससे हाफ है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, उससे हाफ होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ABE, इसका एरिया इस ABCD पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं ट्रायंगल ABP, तो इसका एरिया भी इस पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ है, लेकिन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है। क्यों? बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है, दोनों की हाइट सेम है। दो ट्रायंगल का बेस सेम, हाइट सेम, एरिया इन्हीं पर तो डिपेंड करता है। तो जब कई सारे पैरेललोग्राम्स का बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो क्या होएगा, उनका एरिया बराबर होएगा। जब कई सारी ट्रायंगल्स का बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनका एरिया क्या होएगा, उनका एरिया बराबर होएगा। और जब कोई पैरेललोग्राम और कोई ट्रायंगल उनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल के एरिया से डबल होएगा। ये सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर ये करूं, एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने और इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दूं ऐसे, तो कहीं पर भी एक ट्रायंगल बना दूं, तो पैरेललोग्राम ABCD और ट्रायंगल के एरिया के बीच में क्या रिलेशन होगा बताओ। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, जो बेस है, वही ट्रायंगल का बेस है, आप बोलोगे जी हाँ वही बेस है, बेस तो सेम है। और पैरेललोग्राम की जो हाइट है वही ट्रायंगल की हाइट है, जी हाँ। तो अगर बेस सेम है और हाइट सेम है, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके एरिया में बाय डिफॉल्ट हाफ होता है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ। तो किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, कहीं पर भी ऐसे करके अगर वो ट्रायंगल बना देता है, तो ये क्या रेशियो है क्या नहीं है ये जानने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल का बेस सेम है पैरेललोग्राम से और हाइट सेम है, तो इसका एरिया हाफ होगा, ठीक है। भले ही वो ऐसे बना दे, यहां से बना दे ऐसे, ठीक है, भले ही किसी रेक्टेंगल में बना दे, रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं यहां से ऐसे बना दूं, तो जो AED है इसका एरिया ABCD से हाफ है, ABCD से हाफ है AED का एरिया। तो यहां पर भी ये जो है इसका एरिया जो है पूरे पैरेललोग्राम से हाफ है, यहां पर भी पूरे पैरेललोग्राम से हाफ है, क्योंकि बेस सेम है हाइट सेम है, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है और एक मैंने ट्रायंगल बना दी ऐसे, तो
इस ट्रायंगल का एरिया क्या है पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में? आप बोलोगे जी हाफ है। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या है पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में? हाफ है। तो ये जो लाल रंग की जो ट्रायंगल बनाई है और ये जो ब्लू कलर की जो ट्रायंगल बनाई है, इनका एरिया सेम है, क्योंकि लाल रंग की ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से हाफ है और ब्लू कलर की ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से हाफ है, तो इनका एरिया भी सेम है। ठीक है, तो ये चीजें अब आप डिकोड कर पाओगे। एक आधे क्वेश्चंस करें, ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। ये बताओ भाई, आपने क्या बताना है? ये मैंने बता दिया है। ABCD से पैरेललोग्राम, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आस्क्ड। जिन भी ट्रायंगल का एरिया पूछा है वो आप बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE टू ADE, ABE, तो ये हमें मेंटली वैसे ही देख के बताना है ताकि हमें कुछ भी लिखना ना पड़े। ट्रायंगल ABE का एरिया जो है, बेस हमने पूरा यूज कर लिया पैरेललोग्राम का, पूरा बेस, और हाइट भी पूरी यूज कर ली, ठीक है। और ADE को देखो, ADE हमने हाइट तो पूरी यूज कर ली। ट्रायंगल ADE की हाइट कितनी है? पैरेललोग्राम जितनी ही है, बस बेस हाफ यूज किया है। इसको और इसको कंपेयर करो बस। यहाँ पर पूरा बेस यूज किया गया है पैरेललोग्राम का और हाइट भी पूरी यूज की गई है। यहाँ पर हाइट पूरी यूज की गई है लेकिन बेस हाफ, तो इसका एरिया हाफ रह जाएगा। बेस में तो उसने, हाइट में तो उसने टक्कर दे दी लेकिन उसका बेस हाफ रह गया, तो हाइट के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस हाफ रह गया तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। समझ में आ गई बात? इसने जो है डबल बेस यूज कर रखा है, ये दिखा रखा है ना DE इक्वल टू EC, उसने सिर्फ हाफ बेस यूज किया, इतना ही बेस उसने यूज किया, हाइट तो उसने पूरी यूज कर लिया। ठीक है, ये बताओ ट्रायंगल ABF, तो इनके बेस और हाइट के बीच में आपने देखना है किसने कितना बेस यूज किया, किसने कितनी हाइट यूज की, इसी के ऊपर एरिया डिपेंड करता है। देखो ABF, ABF और ABE, ABE, अब की बार जो ABF है उसने बेस तो पूरा यूज कर लिया। अब बोलोगे जी हाँ पूरे पैरेललोग्राम का बेस ले लिया, लेकिन हाइट आधी ही यूज कर पाई। ये देखो ये मिड पॉइंट है, हाइट आधी ही यूज कर पाई। और ट्रायंगल ABE इसने बेस तो पूरा यूज कर लिया और हाइट भी पूरी यूज कर ली पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का जितना बेस है उतना यूज कर लिया, पैरेललोग्राम की जितनी हाइट है उतनी यूज कर ली। बस ऊपर वाली ट्रायंगल बेचारी बेस तो पूरा यूज कर पाई, हाइट नहीं यूज कर पाई, तो हाइट आधी यूज की तो एरिया भी आधा। हाइट अगर 1/3 यूज करती तो एरिया भी 1/3 हो जाता। अब आप बोलोगे सर ये तो हाइट नहीं है, ये तो साइड वाली वो है, हाइट के बारे में तो कुछ बताया नहीं। ये बताया तो अभी मैं बता देता हूं। देखो एक तो आप ये कर सकते हो, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच लो, ये पैरेललोग्राम है ये और ये पैरेलल है, इनके पैरेलल लाइन खींच लो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब तीन लाइनें पैरेलल हों, जब तीन लाइनें पैरेलल हों तो उनके बीच से अगर एक लाइन ऐसे पास हो रही है, यहां पर अगर रेशियो 1:1 है तो कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, सबका रेशियो 1:1 होगा। तो यहां पर अगर मैं हाइट भी ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर तो उसका रेशियो भी 1:1 होगा। तो कुल मिलाकर नीचे वाले ट्रायंगल ने आधी ही हाइट यूज की है, समझ गए? सिर्फ आधी हाइट यूज की है। एक तो इस तरीके से मान लो, अगर आप इस तरीके से नहीं मानोगे तो देखो इसका बेस मैंने मान लिया A और ये मैंने मान लिया B, ये मैंने मान लिया B, ठीक है। तो पूरे पैरेललोग्राम से मैं कंपेयर कर रहा हूं, पूरे पैरेललोग्राम से ट्रायंगल ABF को। तो पूरे पैरेललोग्राम का जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, A इंटू 2B साइन थीटा, और इस ट्रायंगल का यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू A इंटू B साइन थीटा। तो एक तो इसके अंदर हाफ आ गया, पैरेललोग्राम के अंदर हाफ नहीं आता, और AB पूरे पैरेललोग्राम में 2B आ रहा है, इसके अंदर B आ रहा है, एक ये वहां पर हाफ हो गई। तो पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में इसका एरिया 1/4 है, और इसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ है, इसका 1/4 है, तो इसका एरिया इस पूरे ट्रायंगल के कंपैरिजन में आता है 1:2 आंसर। एक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, बट ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की थिंकिंग कैपेबिलिटी एक्चुअल क्वेश्चंस करने से पहले उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं ताकि एक्चुअल क्वेश्चंस में आपको मजा आए। ठीक है, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, आप ये मान लो, मजे ले रहे हैं हम, और अभी आप काफी सीख चुके हो। ठीक है, अब ये देखो ट्रायंगल AEC और EBF, AEC, तो जैसे ही मैंने AEC को देखा, मैंने देखा कि अच्छा बेस आधा यूज कर पाई बेचारी, लेकिन हाइट पूरी खींच गई। बेस आधा यूज कर पाई पूरे पैरेललोग्राम के, बेस आधा, लेकिन हाइट पूरी यूज कर ली, पैरेललोग्राम के ऊपर तक गई है। ठीक है, अब मैंने इसको देखा, बेस भी आधा यूज किया,
इसने भी आधा बेस यूज किया, इसने भी आधा बेस यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, बेस से एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा दोनों ट्रायंगल में। लेकिन इसने हाइट पूरी यूज की, इसने हाइट आधी यूज की, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया डबल है, तो 2:1। ठीक है, डायरेक्ट देख पा रहे हो ना, इसने जितना बेस यूज किया इस ट्रायंगल ने उतना ही बेस यूज किया, लेकिन इसने हाइट उसके कंपैरिजन में डबल यूज कर ली है, तो पूरे ऊंचे तक चली गई, ये हाफ ऊंचे तक जा पाई। ठीक है, अब ये बताओ भाई, ये 3 क्वेश्चन और फिर उसके बाद अगला लेक्चर रेस्ट लेने के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा देख लो। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स 1, 2 एंड 3, तो इनके एरियाज का रेशियो हमने बताना है। तो भैया 2:3 रेशियो में इस साइड को बांटा गया है। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईसी का एरिया कितना है, अगर मैं इसका एरिया मानूं 2, उसको छोड़ दो, एक बार डीईसी को छोड़ दो, फिर से शुरू करते हैं, दूसरे वे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रायंगल डीएई और ट्रायंगल सीईबी, इन दोनों की हाइट सेम है। हाइट सेम कैसे है, बिकॉज सीईबी इसने भी उतनी ही हाइट यूज कर रखी है जितनी पैरेललोग्राम की हाइट है, पूरी, इसने भी पूरी हाइट यूज कर रखी है पैरेललोग्राम जितनी, तो हाइट में कोई फर्क नहीं है, हाइट से एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा। बेस देखो, बेस का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो सिर्फ बेस से फर्क पड़ेगा दोनों ट्रायंगल के एरिया में, हाइट सेम है, तो इसका एरिया अगर 2 यूनिट होएगा तो इसका एरिया 3 यूनिट होएगा। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी ट्रायंगल अगर आप ऐसे बना देते हो ऐसे, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ होता है। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में हाफ है, तो जो बचा हुआ रीजन है वो भी हाफ बच गया, वो भी आधा बच गया। तो यहां पर देखो, एक पैरेललोग्राम के अंदर ऐसे एक ट्रायंगल बनाई गई है, तो इसका एरिया हाफ होएगा, डीईसी का एरिया हाफ होएगा, तो बचा हुआ एरिया भी हाफ होएगा, तो जो बचा हुआ 3 और 2 5 यूनिट है, तो इसका एरिया भी 5 यूनिट हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या है, 2:5:3, 2:5:3, 1, 2 एंड 3 ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो। अब ये बताओ, 1:5 रेशियो है। तो ट्रायंगल एबीसी को देखो, यहां से एक लाइन ड्रॉप की गई है जिसने बेस को 1:5 रेशियो में बांट दिया। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 5, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। और एक और बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है वो एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तभी एक ट्रायंगल का एरिया आता है। तो ये जो डायगोनल है, ये विकर्ण है, ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसका एरिया 1 है, इसका 5 6 है, तो इसका एरिया भी 6 होएगा। एग्जामिनर ने क्या पूछा, एईसी का एरिया अगर 1 है, एईसी का एरिया अगर 1 है तो पूरा एरिया 12 है एबीसीडी का। ठीक है, आगे ऐसे ही करो, एईएफ यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और एबीसीडी। ठीक है भाई, इसको भी करने की कोशिश करते हैं, एईएफ और एबीसीडी, हाफ, 1/3 एंड हाफ, ये ना, नहीं 1/3 नहीं, देखो मैं सोच क्या रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम मेंटली कर सकते हैं, एक बार मैं आंसर निकाल कर ही आपको बता दूं, हाफ इंटू 3/7 इंटू हाफ, यहां पर आंसर है 3/28। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं, देखो अगर अपने पास एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, इसका बेस बी है, इसकी हाइट एच है, इसका बेस बी है, इसकी हाइट एच है, तो इनके एरिया का रेशियो बताओ। आप बोलोगे सर बेस और हाइट सेम है तो एरिया बराबर होएगा, ऐसा मत बोलना, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया है बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर बेस और हाइट सेम हुए तो भी ट्रायंगल का एरिया वैसे ही हाफ हो जाएगा, अगर बेस और हाइट सेम हुए तो भी इसका एरिया हाफ होएगा। अब फर्दर फर्दर किसी ने यह बताया कि भैया इनके बेस का रेशियो है ये और इनकी हाइट का रेशियो है ये, इसका बेस 3 भी है तो उसका 5 भी है, इसकी हाइट 3h है तो उसकी हाइट 4h है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया का रेशियो निकालना है, मैं ये बोलूंगा कि ट्रायंगल का एरिया बेचारी का वैसे ही हाफ होता है, उसके फॉर्मूले में हाफ लगा होता है, बेस और हाइट को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं उससे पहले ही ये बोल दूंगा कि बेस और हाइट सेम होते तो भी उसका एरिया हाफ होता, अब मैं बेस और हाइट को कंपेयर करूंगा। अब देखो, अब ट्रायंगल का जो बेस है वो ये 3 है तो वो 5 है, 3/5 है, बेस के कारण ये असर आएगा, हाइट के कारण क्या असर आएगा, इसका एरिया 3/4, इसकी हाइट 3/4 है, हाइट के कारण ये असर आएगा।
और फॉर्मूले के कारण ये असर है। तो 3 3 9, 9/40। इस ट्रायंगल का एरिया उस पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में 9/40 है। तो ऐसे ही वहां पर देखो अब कि भाई अगर बेस और हाइट सेम भी होता तो भी ट्रायंगल AEF एरिया वैसे ही हाफ होता है। एक तो हाफ तो वैसे ही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो वो वाला मैंने ले लिया। अब इसका बेस देखो, पूरे पैरेललोग्राम के बेस के कंपैरिजन में इसका बेस सिर्फ 3 है और पूरे पैरेललोग्राम का बेस 7 है। तो इसका एरिया 3/7 हो जाएगा इस फैक्टर के कारण। ठीक है। और हाइट, पूरे पैरेललोग्राम की हाइट अगर 2 है तो उसमें से सिर्फ एक यूनिट यूज कर पाई है बेचारी ट्रायंगल, तो हाइट के कारण इसका एरिया 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/28। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई। और अब आप बोलो कि सर ये हाइट नहीं है, तो उसका लॉजिक मैं पहले दे चुका हूँ पिछली स्लाइड के ऊपर। ठीक है।